हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप सब एकदम ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर चैप्टर खत्म हो जाता है तो अगला स्टेप हमारे पास आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं, एग्जाम्पलर प्रैक्टिस करने हैं और फाइनली एग्जाम ड्रिल। एग्जाम ड्रिल क्या है? एक और प्लेटफॉर्म, एक और एरिया जहां आपको और सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसको पूरे चैप्टर का मॉक टेस्ट समझो। पूरे चैप्टर से सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज नहीं है, मिक्स अप क्वेश्चंस है, ताकि आप देख सके कि आप बिना टॉपिक जाने कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और कहाँ थोड़ा अभी भी आप चूक रहे हैं। मिस्टेक नोटबुक अपने पास रखिएगा, बिना चीटिंग के साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। आई गारंटी यू क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल वैसे जैसे आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एकदम बढ़िया एरिया है अपना अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखने का कि हमें कितनी और मेहनत की जरूरत है ना। तो शुरू करते हैं, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई गलती हो तो तुरंत एनालाइज कर लेना, ठीक है? तभी फायदा है ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें, डैश इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर को जाना हम क्या बोलते हैं? इनहेरिट करना, इनहेरिटेंस। साथ में हमें ये भी बता दिया कि इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो ये तो हम जानते हैं बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मेरे पास दो ऑप्शन में, तो बाकी दोनों ऑप्शन तो मैं वैसे भी एलिमिनेट कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे क्या कह रहे हैं, डैश इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बहुत सारी तो सिमिलैरिटीज होती हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन मुझे बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी ही मेरा आंसर है। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे? बी। ठीक है, आंसर मेरे पास क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ फैक्टर इन मेंडेलियन क्रॉसेस आर। मेंडल को जीन के बारे में नहीं पता था, तो वो जीन को क्या बोलते थे? पेयर्ड फैक्टर्स। वो जो पेयर्ड फैक्टर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स थे, वेराइटी ऑफ जीन जिन्हें हम कहते हैं, वो थे अलील्स, है ना। तो जो वो कंट्रास्टिंग पेयर्स थे, हम जानते हैं वो किसकी बात कर रहे थे? अलील की बात कर रहे थे। तो सीधा सीधा आंसर हम यहाँ पर जानते हैं, मैं लिख दूंगी, आंसर हो जाएगा आपके पास बी बेटा। आंसर आपके पास हो जाएगा बी। आगे देखें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ phenotype in F2 generation of a monohybrid cross। अब दो मेन क्रॉसेस आप लोग पढ़ते हो मेंडल का, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिनका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो तो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। यहाँ आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 में आपको हेट्रोजाइगोट्स मिलते हैं जो कि सेल्फ क्रॉस करते हैं, और F2 में आपको मिलता है एक रेशियो फिनोटाइप और जीनोटाइप का। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिनोटिपिक रेशियो आपको मिला था 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको मिलता है 1:2:1। यहाँ आपसे फिनोटाइप पूछा है, टॉल और डॉफ वाला एग्जांपल याद क्या करो, तो 3:1 आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बेटा ए। आंसर आपके पास हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस विल गिव टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट इन सेम प्रोपोर्शन। इसमें से कौन सा क्रॉस हम करेंगे कि मुझे टॉल इज टू ड्वार्फ 50:50 रेशियो में मिलेगा। अब जब आपको ऑलरेडी रेशियो बता दिया 1:1, तो कुछ चीजें जिसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हो बेटा 1:1 रेशियो टेस्ट क्रॉस में मिलता है। दो तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के। नंबर 1 तरीका कि मुझे पता है कि बराबर में मिलना टॉल और ड्वार्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पक्का टेस्ट क्रॉस हुआ होगा। और टेस्ट क्रॉस को लेकर मैं क्या बात जानती हूँ कि जो भी मुझे F1 के बाद ऑफस्प्रिंग मिला है उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से मुझे क्रॉस करना है। मुझे इतना पता है कि टॉल और ड्वार्फ वाली कंडीशन है, तो पक्का होमोजाइगस रिसेसिव हो गया ड्वार्फ। मैंने इसको अगर क्रॉस किया, कैपिटल टी एक होमोजाइगोट से क्रॉस किया, तो सारे के सारे जीनोटाइप मुझे सेम मिलेंगे बेटा, और वो टॉल होंगे, है ना। वो टॉल ही होंगे, वो टॉल ही होंगे, सीधी सी बात है। वहीं अगर मैं हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करती हूँ, तो मुझे एकदम बराबर प्रोपोर्शन में टॉल भी मिलते हैं और ड्वार्फ भी मिलते हैं। यही तो रिजल्ट होता है ना टेस्ट क्रॉस का, जो हम लोग याद रखते हैं कि अगर आपको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करने के बाद 1:1 का बराबर रेशियो मिल रहा है, इसका मतलब आपके पास जो ऑफस्प्रिंग था वो हेट्रोजाइगोट रहा होगा। अगर आपको सारे टॉल मिले, ऑल वन मिले, इसका मतलब आपके पास जो ऑफस्प्रिंग है वो होमोजाइगस रहा होगा। तो अगर आप टेस्ट क्रॉस का ये बेसिक सा फंडा जानते हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि टॉल और ड्वार्फ बराबर मिलने चाहिए थे, आप तुरंत क्या ढूंढते? आप तुरंत एक ऐसा ऑप्शन ढूंढते जहां एक होमोजाइगस रिसेसिव को हेट्रोजाइगस से मीटिंग किया हुआ है। ये रहा होमोजाइगस रिसेसिव, यहाँ तो होमोजाइगस है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर भी मेरे पास होमोजाइगस रिसेसिव है और यहाँ हेट्रोजाइगोट है, ये मेरा आंसर है। ये मेरा आंसर है। आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके भी देख सकते हो, आप टेस्ट क्रॉस से भी इसका आंसर कर सकते हो। आंसर मुझे मिल गया यहाँ पर क्या है? बी। अब ये तो था तरीका नंबर 1, मैं आपको तरीका नंबर 2 भी बता सकती हूँ, विच इज आप एक एक ऑप्शन को क्रॉस कर कर देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ए ऑप्शन आपके सामने क्रॉस करूं, तो इसमें तो सारे टोल बनने वाले हैं।
अगर मैं बी ऑप्शन का क्रॉस आपको दिखाऊं तो ऑफकोर्स कैपिटल टी स्मॉल टी भी बनेगा और स्मॉल टी भी बनेगा 1:1 के रेशियो में। आप ऑप्शन सी देखेंगे तो अगेन आपको कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी मिलने वाला है। फिर से सारे टॉल हैं, सारे टॉल हैं। आप डी ऑप्शन देखेंगे तो आपको सारे ड्वार्फ मिलेंगे। आपसे पूछा टॉल और ड्वार्फ 50-50 के रेशियो में, ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन में। तो आप इसको टेस्ट क्रॉस से भी कर सकते थे और आप इसको क्रॉस कर कर देख भी सकते थे, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ प्योर टॉल पी was crossed with a pure dwarf pea। करके देख लो, एक प्योर टॉल पी प्लांट है और प्योर ड्वार्फ पी प्लांट है, हमने क्रॉस किया। ऑल द प्लांट्स ऑल द प्लांट्स ऑफ F1 वर फाउंड टू बी टॉल। जो भी F1 जनरेशन मिली वो कैपिटल टी रही होगी और सारी की सारी हमें टॉल मिली। दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों हुआ कि हेट्रोजाइगस में सारे के सारे टॉल मिले? क्या इनमें लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है? बिल्कुल, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट था तो वो एक्सप्रेस हुआ, आपको सारे टॉल मिले। डिसअपियरेंस ऑफ फैक्टर फॉर ड्वार्फनेस इन F1 जनरेशन। ये कहना चाह रहे हैं क्या स्मॉल टी डिसअपियर हो गया? नहीं, क्योंकि वो F2 जनरेशन में दोबारा दिखाई देता है। क्या फैक्टर्स का सेग्रीगेशन हो गया? बेटा फैक्टर्स का सेग्रीगेशन F2 में समझ में आता है जब मुझे ड्वार्फ कंडीशन दोबारा दिखाई देती है। क्या कोऑर्डिनेशन हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो आपको ये टॉल कंडीशन दिखाई दे रही है, ये आपको क्यों दिखाई दे रही है? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से आया। दोनों था कैपिटल टी स्मॉल टी, पर कैपिटल टी ने एक्सप्रेस किया, डोमिनेंट जीन ने एक्सप्रेस किया और आपको टॉलनेस दिखाई दी, तो आंसर होगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The F2 generation of a cross produced identical phenotypic and genotypic ratio। एकदम से it is not an expected Mendelian result and can be attributed to। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि F2 जनरेशन में आपको एकदम फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम मिल रहा है। ऐसा रेशियो आप किसके लिए पढ़ते हो बेटा? आप ऐसा रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए पढ़ते हो, आप ऐसा रेशियो को डोमिनेंस के लिए पढ़ते हो, जहां 1:2:1 आपको दोनों बार देखने को मिल रहा था, है ना। एनसीईआरटी अगर हमें याद हो तो मिराबिलीज प्लांट, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलीज जलापा, जहां पर अगर आपको याद हो तो कैपिटल आर लिया था और स्मॉल आर लिया था, है ना। एक रेड फ्लावर था, एक व्हाइट फ्लावर था, आपने उनकी मीटिंग करवाई थी और आपको एक F1 जनरेशन मिली थी जो पिंक कलर की थी, बीच में थी, दोनों के इंटरमीडिएट में थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ये तो थी F1 जनरेशन। और जब आपको F2 जनरेशन मिली जिसमें आपको कैपिटल आर होमोजाइगस, रिसेसिव और हेट्रोजाइगस, ये आपको 1:2:1 के रेशियो में मिले। जीनोटाइप भी फिनोटाइप भी, क्योंकि फिनोटाइप भी आपको रेड, व्हाइट और पिंक मिला, तो दोनों फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम 1:2:1 हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। यहां लिख देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। बढ़िया, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। द मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। बेटा इस चैप्टर में ना, प्रिंसिपल्स जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी से थोरो हो जाओ। कुछ रेशियो, कुछ रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ताकि क्वेश्चन देखते ही आंसर दिमाग में आए। हम इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते कि हम हर बार क्रॉस बनाकर देखेंगे, है ना। और बहुत लिमिटेड सी चीजें, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो थोड़ा सा अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर रखना है हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जीनोटिपिक रेशियो मुझे 1:2:1 मिला है और ये F2 जनरेशन में मिलता है। मेंडल ने जो क्रॉस किया था हमें यही मिला था। ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? अब यहाँ पर इन्होंने F1 नहीं पूछा, F2 पूछा है। F1 पूछा होता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता। F2 में क्या हुआ था, मेंडल ने देखा था कि F2 जनरेशन में ड्वार्फनेस दोबारा आई थी, तो जाकर उन्होंने हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि वो मेंडल ने हमें बताया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हम तब करते हैं जब जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बराबर आता है, और वो मेंडल का एक्सेप्शन था, वो मेंडल का क्रॉस नहीं था। तो मैं एलिमिनेशन से भी आंसर बता सकती हूँ कि आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आंसर लिख दें यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर हुआ बच्चे? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 हमें? मेंडल सेलेक्टेड पी एज अ मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज। तो ये तो स्टार्टिंग में ही हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया था? क्योंकि एक तो ये एनुअल प्लांट है और इसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, तभी उसको रिजल्ट जल्दी मिलते थे। फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, है ना, ये सेल्फ पॉलिनेटेड थे, तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाना होता था जब भी प्योर ब्रीड लेने के लिए, उनको दिक्कत नहीं आती थी। और जब क्रॉस ब्रीड बनाना होता था तो वो इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग कर लेते थे। नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड इज क्वाइट लार्ज, तो उनका सैम्पलिंग साइज बड़ा हो गया था, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई थी। तो ये सारे ऑप्शन एकदम ठीक है। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी। लिख दे यहाँ पे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी। सिंपल था बेटा, ऐसा क्वेश्चन देखो आएगा नीट में आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मेंडल। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से विजिबल हो। मेंडल के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। His investigation into inheritance pattern was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied in biology। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैथ्स घुसी थी बायोलॉजी में, बात बिल्कुल ठीक है।
हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, बहुत सारे सीड्स होते थे ना, एक बार क्रॉस करवाते थे तो सैंपल साइज बहुत बड़ा था. The confirmation of his inference from experiments on successive generation of his test plants proved that his result pointed to general rules of inheritance. और हर बार जो भी हाइपोथेसिस वो देते थे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स उसको प्रूव भी करते थे, तो उनके पास हर चीज का पॉइंट प्रूव्ड था. ये बातें बिल्कुल ठीक है मेंडल के बारे में, इसमें कोई भी गलती कहीं पर भी नहीं है, सारे स्टेटमेंट एकदम ठीक है. आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? डी. आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे? डी. आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? डी. ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. पुनेट स्क्वायर की बात हो रही है. आरसी पुनेट साइंटिस्ट थे, पुनेट स्क्वायर उन्होंने हमें दिया था. हम क्या करते हैं पुनेट स्क्वायर में? एक तरफ हम मेल गैमेट्स लिखते हैं, फीमेल गैमेट्स लिखते हैं, क्रॉस करते हैं और उनके ऑफस्प्रिंग्स का रेशियो हमें दिखाई देता है. तो क्या मुझे पुनेट स्क्वायर से क्रॉस का आउटकम दिखाई देता है? ठीक है, प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस, मुझे आउटकम नहीं दिखता पर उसका क्या रिजल्ट हुआ हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता चले. क्रॉस का आउटकम तो मुझे उस फील्ड में दिखता जहां मेंडल ने किया था. पुनेट स्क्वायर से मैं एक आइडिया लगाती हूँ रेशियो का कि इतने इतना परसेंट ऑफस्प्रिंग्स होमोजाइगस होंगे, इतने हेट्रोजाइगस होंगे, है ना. तो पहला ऑप्शन देखते ही आंसर टिक नहीं करना. इस क्वेश्चन में मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ए दिखते ही आंसर लगता है कि हाँ आउटकम पता चल रहा है. बेटा आपको आउटकम नहीं दिखता, आप उसका एक प्रोबेबल रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो पुनेट स्क्वायर से, आप रेशियो बना सकते हो, है ना. तो ज्यादा करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाता है यहाँ पर? बी. गैमीट का आपको कोई नहीं पता चल रहा, मियोसिस का भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे? बी. ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड, यही तो हमारा टेस्ट क्रॉस है. जो F1 जनरेशन आई उसका फिनोटाइप दिख रहा है पर पता नहीं चल रहा कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है. क्या करो, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से जाकर क्रॉस कर दो. अगर सारे के सारे सेम पैटर्न शो करेंगे तो वो होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग होगा, अगर 50-50 का रेशियो मिले तो वो हेट्रोजाइगस होगा. तो ऐसा क्रॉस जिसमें आप F1 को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करते हो, इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस. मैं पूरी की पूरी थ्योरी आपको दोबारा यहाँ पर रिवाइज करवा दे रही हूँ. आंसर आपके पास क्या होगा बच्चे? बी. ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. एबीओ ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है. एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है? सीधा सीधा एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी बार बार हाईलाइट करती है, मल्टीपल अलीलिज्म में. मल्टीपल अलीलिज्म मतलब कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिसके मोर देन 2 जीन्स प्रेजेंट है ना. और हमारे पास पॉपुलेशन में ए बी ओ 3 जीन तो हम जानते हैं. एबीओ ब्लड ग्रुप सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए? ये हमें मल्टीपल अलीलिज्म के बारे में बता रहा है. आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी. आंसर हो जाएगा सी. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. थोड़ा जूम इन कर देते हैं आप लोगों के लिए. क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमंस the dominance relationship between A and B alleles of ABO blood group gene is. ABO ब्लड ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है मल्टीपल अलीलिज्म का, जो बात आपको पता है. उसके सिवा इन्होंने स्पेसिफिकली किस पे फोकस किया है कि ए और बी का बीच में क्या रिलेशन है. कि कभी अगर ये आई ए और आई बी जीनोटाइप साथ में आता है, ये दोनों अलील साथ में आते हैं, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है. क्यों? क्योंकि ना तो ए डोमिनेंट हो सकता है बी पर, ना बी डोमिनेंट हो सकता है ए पर, दोनों बराबर डोमिनेंस शो करते हैं. किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा? को डोमिनेंस. जब दोनों अलील एक्सप्रेस हो, कोई भी दूसरे के एक्सप्रेशन को ना रोक पाए, डोमिनेंट ना हो पाए, उसे हम क्या कहते हैं? को डोमिनेंस. दोनों डोमिनेंट है ना. तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? सी. ये कौन सा फिनोमिना है? सी. आंसर लिख देते हैं यहाँ पे सी. ठीक है, जो भी गलती हो साथ साथ में मार्क करते रहिएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15. द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, जो हमें अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने बताया था मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बाद कि कभी एक क्रोमोसोम पे 2 जीन्स के बीच का डिस्टेंस आपको पता करना है तो उनके बीच का रिकॉम्बिनेशन पता करो. जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतना उनके बीच में डिस्टेंस होगा. मेजर कैसे करते हैं? यूनिट क्या है? यूनिट बताई गई थी मैप यूनिट या सेंटी मॉर्गन, है ना. जैसे सेंटीमीटर होता है, उन्होंने सेंटी मॉर्गन बताया था. दूसरा उन्होंने क्या कहा था? मैप यूनिट भी कह सकते हैं. अगर 1% रिकॉम्बिनेशन तो 1 मैप यूनिट का डिस्टेंस होगा. आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? बी. करेक्ट है. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16. अच्छा मिस हो गया. क्वेश्चन नंबर 16. लिंकेज रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ. मॉर्गन ने हमें बताया कि अगर एक क्रोमोसोम पे 2 जीन बहुत ज्यादा पास में है, बहुत ज्यादा लिंक्ड है, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा. रिकॉम्बिनेशन कम होगा तो किसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है? हाइब्रिड बनने की. बिल्कुल जो गैमेट बनेंगे या ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो पेरेंटल टाइप के होंगे, हाइब्रिड नहीं बनेंगे. हाइब्रिड क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, है ना. क्या लिंकेज की वजह से पेरेंटल की फ्रीक्वेंसी कम होगी? नहीं, पेरेंटल फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी. होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट हो या हेट्रोजाइगस रिसेसिव पेरेंट हो, ये तीनों ऑप्शन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं बेटा. अगर ऑप्शन में पेरेंट है तो रिड्यूस हो ही नहीं सकता. अगर ऑप्शन में पेरेंट है तो रिड्यूस तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिंकेज
एग्जैक्टली पेरेंटल कॉम्बिनेशन लाने की कोशिश करता है। रिड्यूस क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट का बनना, रिड्यूस क्या हुआ, हाइब्रिड का बनना। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए। लिख दें यहाँ पे, आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए। बढ़िया। आगे देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज। ये मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस पता है और परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, इनके बीच में क्या लिंक होती है, अगर ये दो जीन्स है, इनके बीच में मैं जानती हूँ 1% रिकॉम्बिनेशन है, तो इनके बीच में 1 मैप यूनिट का डिस्टेंस होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप, जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो कैसा रिलेशनशिप है, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशनशिप ना हो, ऐसा नहीं है कि मैं डिटरमाइन नहीं कर सकती, और इसे पैरेलल रिलेशनशिप नहीं कहेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप कहेंगे। आंसर क्या होगा मेरे पास, ए। ठीक है। आगे देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18, ये बारी बार क्वेश्चन जंप करना चाह रहे हैं, अपने आप ही आगे जाना चाह रहे हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 किसकी बात कर रहे हैं, एक ऐसा डिसीज जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है इस चैप्टर में, विच इज सिकल सेल अनीमिया, है ना। दो जीन रेगुलेट करते हैं, एक HbA जीन होता है, एक HbS अलील होता है, दो अलील है, ठीक है। ये दोनों अलील्स ऑफ नॉर्मल एंड सिकल सेल RBCR, इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होता है। तो जैसे आपने IA IB के बारे में देखा था कि जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या आ रहा था, AB। सिमिलरली अगर एक पर्सन में HbA अलील भी है, HbS अलील भी है, तो आप उसके ब्लड में नॉर्मल RBC भी देखोगे और आप उनके ब्लड में सिकल शेप आरबीसी भी देखोगे। ठीक है। जब आपको ये दोनों अलील मिलते हैं तो ये दोनों एक्सप्रेस होते हैं, कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं होता। इसीलिए तो इंटरमीडिएट कंडीशन आती है, जो HbS वाले पर्सन होते हैं वो कैरियर होते हैं, उनमें कुछ नॉर्मल आरबीसी भी होते हैं, कुछ सिकल शेप्ड आरबीसी भी होते हैं। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों अलील के बीच में भी रिलेशन कैसा है, को डोमिनेंस। कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, दोनों एक्सप्रेस होंगे। ये कैसे अलील है, को डोमिनेंट अलील है। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन बींग्स, हम लोगों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो सीधी सी बात है, स्पर्म डिटरमाइन करता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स के तो दोनों गैमेट में ही एक्स क्रोमोसोम आया हुआ है। अब वो तो मेल डिसाइड करने वाला है कि वो कौन सा गैमेट देगा फर्टिलाइजेशन के लिए, एक्स क्रोमोसोम वाला देगा या वाई क्रोमोसोम वाला देगा। तो मुझे बताओ, ह्यूमन बींग्स में क्या सेक्स कभी ओवम डिसाइड करता है, नहीं। क्या फर्टिलाइजेशन के टाइम डिसाइड होता है, बिल्कुल। क्या फर्टिलाइजेशन की 40 डेज तक वेट करना पड़ेगा, नहीं बेटा, फर्टिलाइजेशन के टाइम ही पता चल जाएगा कि कौन सा स्पर्म आकर फ्यूज कर रहा है, एक्स वाला या वाई वाला। अगर एक्स वाला आएगा तो फीमेल बनेगी सेक्स, और अगर वाई वाला आएगा तो मेल बनेगा, सीधी सी बात है। 7th to 8th वीक व्हेन जेनिटल्स डिफरेंशिएट इन फीटस, इतना वेट नहीं करना होता, फर्टिलाइजेशन के टाइम ही आपको सारे राज खुल जाएंगे, पता चल जाता है ना। तो ये क्या हो गया, बी। पता नहीं, पता तो चलो आपको जैसे भी बाद में चले, पर डिसाइड तभी हो जाता है, डिटरमाइन तभी हो जाता है ना। तो आंसर होगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग। हैंकिंग का एक्सपेरिमेंट याद है आप लोगों को, जब वो इंसेक्ट की स्टडी कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे थे, तो उन्होंने देखा इंसेक्ट्स में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस बनाने के बाद 50% स्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें एक एक्स शेप स्ट्रक्चर है, एक्स बॉडी है, और 50% स्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं है, जिनमें कुछ भी नहीं है। उन्हें ज्यादा नहीं पता था, पर उनको पता था कुछ ऐसा एक्स बॉडी जैसा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो एक्स बॉडी हैंकिंग को दिखी थी, क्या वो उसको सारे स्पर्म्स में दिखी थी, नहीं। एग्स में दिखी थी, एग्स तो उन्होंने देखे ही नहीं थे। उनको क्या हाफ स्पर्म्स में दिखी थी, जी हाँ, उनको हाफ स्पर्म्स में दिखी थी। और बाद में हमें पता चला था कि एक्स बॉडी और कुछ नहीं है, एक्स क्रोमोसोम है, वहीं से नाम हमें एक्स क्रोमोसोम मिला था, है ना। तो उनको हाफ स्पर्म्स में दिखी थी। और हाफ स्पर्म्स में क्यों दिखी थी, अगर ये किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है, इसका मतलब उसने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है। इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन XOXX टाइप से होता है, मेल हेट्रोगैमेटी से होता है। उनके मेल में 50% स्पर्म्स के पास एक्स क्रोमोसोम आता है, 50% के पास नहीं आता। वही चीज हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने देखी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, सी। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा मैं जूम इन कर दूं आपके लिए, आई होप विजिबल हो। As Mendel found the phenotype of F1 heterozygote TT to be exactly like the dash parent, मेंडल को क्या पता चला कि जब उन्होंने F1 हेट्रोजाइगोट देखा जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी था। ये तो क्या है बेटा, जीनोटाइप। क्या होता है ना, क्वेश्चन को ऐसे कर कर बाइफरकेट कर लो, लिख लिख के देख लो, आपको पता चल जाएगा, लिख लिख के देख लो, आपको पता चल जाता है। तो मेंडल ने जब कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप देखा F1 में,
उसके कैरेक्टर एग्जैक्टली किसके जैसे थे, कौन से पेरेंट के जैसे थे, कौन से वाले पेरेंट के जैसे थे, टॉल पेरेंट जैसे। और उन टॉल पेरेंट का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी, क्योंकि उन्होंने तो प्योर पेरेंट लिया था। तो मुझे पहला आंसर मिल गया बेटा, कैपिटल टी, और वो एक ही ऑप्शन में है। पर आप आगे भी रीड कर लो। ही proposed that in a pair of dissimilar factor, कि अगर कोई दो डिसिमिलर फैक्टर होते हैं जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक डोमिनेट करता है दूसरे को, एंड हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर। तो इस चीज से उन्होंने प्रूव किया था कि F1 जनरेशन मुझे बिल्कुल टॉल जैसी इसलिए दिखती है क्योंकि जब दो डिसिमिलर फैक्टर होते हैं कोई एक डोमिनेंट होता है, कोई एक डोमिनेंट होता है। तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक हम पहले सोच रहे थे, आंसर बी ही होगा, और यहां पर हम लिख देंगे आंसर है बी। ठीक है, आगे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। इन सिकल सेल अनीमिया शेप ऑफ आरबीसी अंडर ऑक्सीजन टेंशन बिकम। क्या होता है सिकल सेल अनीमिया में, नॉर्मली आरबीसी कैसा होता है, नॉर्मली आरबीसी कैसा होता है, नॉर्मली आरबीसी मेरे पास होता है बाइकनकेव, हम लोगों का आरबीसी नॉर्मली बाइकनकेव डिस्क शेप का होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन टेंशन है और अगर आपको सिकल सेल अनीमिया है तो शेप ऐसे कर्व्ड और एलोंगेटेड हो जाएगा ना, सिकल शेप्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो आंसर क्या होगा, सीधी सी बात है, हम क्या बोलते हैं, एलोंगेटेड एंड कर्व्ड हो जाएगा, सर्कुलर स्फेरिकल डिस्क लाइक नहीं, एलोंगेटेड एंड कर्व्ड हो जाएगा। आंसर होगा बी इस तरीके से। ठीक है, आंसर होगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से सिकल सेल एनीमिया पे क्वेश्चन आए। कोज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ वैलीन बाय ग्लूटामिक एसिड, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उनके अंदर बिटा ग्लोबिन चेन में जहां पहले ग्लूटामिक एसिड बनना था उसकी जगह वैलीन बन रहा है। ठीक है, इट इज कोज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ वैलीन बाय ग्लूटामिक एसिड, उल्टा लिखा हुआ है बेटा, इंग्लिश रीड करो बहुत ध्यान से। वैलीन को सब्सटीट्यूट कर दिया ग्लूटामिक एसिड ने, यानी ये कहना चाह रही है पहले वैलीन था और अब डिसीज हो गई है तो अब वहां पर ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड आता है बिटा ग्लोबिन चेन में, एकदम उल्टा लिखा है। आप जानते हैं जब सिकल सेल अनीमिया होता है जीएजी जीयूजी में कन्वर्ट होता है, पॉइंट म्यूटेशन, जहां ग्लूटामिक एसिड बनना था वहां वैलीन बनता है, गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट्स की इंग्लिश बहुत अच्छे से रीड करनी है हमें। बी ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, इट इज कोज्ड बाय अ चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, बिल्कुल सिर्फ एक बेस पेयर में चेंज आता है, पॉइंट म्यूटेशन है ये। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलोंगेटेड सिकल सेल आरबीसी, बिल्कुल एलोंगेट हो जाते हैं विद न्यूक्लियस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जादू ही नहीं हो जाता कि न्यूक्लियस आ जाएगा। मैमल्स के आरबीसी में कभी न्यूक्लियस नहीं होता, सिकल शेप वालों के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता, ये भी गलत है। क्या ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है, जी नहीं, ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा बी, लिख लें इसको, बढ़िया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ। सिकल सेल एनीमिया फिर से कौन सी डिसीज है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव, अभी बताया मैंने आपको, अभी बताया मैंने आपको कौन सी डिसीज है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। इट इज वेल नोन दैट क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड वाज अ कैरियर फॉर हीमोफीलिया, वो कैरियर थी हीमोफीलिया के लिए, है ना, क्वींस डिसीज उनको हीमोफीलिया था। सिंस दिस इज एन एक्स लिंक्ड डिसीज, ये बात भी मुझे पता है कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होती है। हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज के बारे में, आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, ऑप्शन देखो जरा, कि उनके सारे के सारे सन्स को डिसीज होगी। बेटा जो क्वीन विक्टोरिया थी उनका जीनोटाइप बनाओ, जो क्वीन विक्टोरिया थी उनका जीनोटाइप कुछ ऐसा होगा, उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक जीन होगा और एक नॉर्मल होगा, क्योंकि वो कैरियर थी, मुझे पता है वो क्वीन खुद कैरियर थी, तो ये मैंने उनका जीनोटाइप आपके लिए बना दिया। अगर मैं इनके सन की बात करूं तो इनके सन को मदर से एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, तो सन के पास कौन सा गैमेट जा सकता है, हीमोफिलिक वाला जीन भी जा सकता है, जो सन होंगे उनको ये हीमोफिलिक जीन वाला एक्स क्रोमोसोम भी मिला हो सकता है, या नॉर्मल जीन भी मिल सकता है। तो 50% चांस है उनके बेटे के डिसीज होने में, ऑल नहीं हो सकता, सबके सबको डिसीज नहीं होगी, ये मैंने हटा दिया। ऑल हर डॉटर्स वुड हैव बीन कैरियर्स, क्या उनकी सारी डॉटर्स कैरियर होंगी, नहीं बेटा, उनके 50% गैमेट में ही सिर्फ जीन है, 50% में तो हीमोफिलिक जीन नहीं है ना, तो जिस डॉटर के पास ये वाला एक्स क्रोमोसोम गया होगा वो तो कैरियर नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हर फादर मस्ट डेफिनेटली हैव हैड हीमोफीलिया, उनके पापा को पक्का पक्का हीमोफीलिया रहा ही रहा होगा। जब एक फीमेल खुद हीमोफिलिक है और आप जानते हैं उनको एक एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से मिला होगा और उनको एक एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से मिला होगा, ये कह रहे हैं उनके फादर को पक्का पक्का हीमोफीलिया होगा। मुझे बताओ क्या ऐसा जरूरी है, क्या ऐसा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लो उनके फादर को हीमोफीलिया नहीं था,
उनकी मदर कैरियर हो सकती है ना, वहां से उनको एक जीनोटाइप मिल गया, वहां से उनको एक अलील मिल गया, क्या बड़ी बात है। हो सकता है उनके फादर हीमोफिलिक ना हो, उनके मदर के पास भी तो एक अलील हो सकता है, उनको तो सिर्फ एक अलील चाहिए था ना कैरियर बनने के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि फादर को हीमोफिलिक होना ही होना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कैरियर होने के लिए फादर को हीमोफिलिक नहीं होना पड़ता, डिसीज लाने के लिए फादर को हीमोफिलिक होना और मदर को कैरियर होना जरूरी होता है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। तो कंफ्यूज मत होना और रट्टे मत मारना, रट्टे मारोगे तो दिक्कत होगी, रीड कर करके समझो। अब लास्ट ऑप्शन देखो, हीमोफीलिया, वैसे तो आंसर मिल गया कि लास्ट ऑप्शन है, पर देखो हीमोफीलिया वुड हैव अकर्ड इन मोर ऑफ हर मेल देन हर फीमेल डिसेंडेंट। अगर ये मेरे पास क्वीन विक्टोरिया का जीनोटाइप है तो हीमोफीलिया मेल्स में ज्यादा आया होगा। क्यों? क्योंकि मेल को तो एक एक्स क्रोमोसोम ही काफी है डिसीज आने के लिए, फीमेल को डिसीज आने के लिए मेल से ये अपनी मदर से ये वाला जीन आया होना चाहिए हीमोफीलिया वाला, और उनके फादर को भी पक्का पक्का हीमोफीलिया होना ही होना चाहिए, तब जाकर फीमेल में ये डिसीज आएगी। कोई भी डिसीज अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है ना बेटा, तो वो मेल्स में आनी आसान है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम से डिसीज हो जाएगी। फीमेल में आनी मुश्किल है, फीमेल में उस डिसीज को आने के लिए पापा को भी हीमोफीलिया होना चाहिए, मम्मी कैरियर होनी चाहिए, तो जाकर फीमेल में वो डिसीज आती है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज के बारे में ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, उनको मेल में वो डिसीज ट्रांसफर करना easy है ना। और वैसे भी एक्स लिंक्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेगा, आंसर आपके पास आ जाएगा डी। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इन एबीओ ब्लड ग्रुप। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं कहूंगी कि बार बार ड्रॉ करो, याद रखो एबीओ ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप 4 होते हैं और जीनोटाइप 6 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। 6 तरीके के जीनोटाइप होते हैं और 4 फिनोटाइप होते हैं। 4 फिनोटाइप कौन से? ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। 4 फिनोटाइप दिखाई देते हैं, आंसर होगा 4, आंसर होगा 4 यानी कि बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। क्रोमोसोमल डिसीज के बारे में पूछ रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़े थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े थे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपने 3 डिसऑर्डर्स पढ़े, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर और टर्नर। टर्नर अगर आपको याद हो एक्स ओ होता है, और क्लेनफिल्टर अगर आपको याद हो एक्स एक्स वाई होता है। तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम क्लेनफिल्टर में होता है, डाउन सिंड्रोम में तो एक्स है ही नहीं, 21 वाला एक्स्ट्रा होता है, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होता है, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी, जिसमें आपको एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम दिखता है, आंसर होगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एक पर्सन को टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, एक्स ओ है उसके पास, है ना, एक्स ओ है। तो बाकी कितने हो गए बेटा? बाकी कितने हो गए? अच्छा, टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 46, जिसमें से हम जानते हैं 44 ऑटोसोम होते हैं, और एक्स एक्स या एक्स वाई होता है। जिसको टर्नर सिंड्रोम है उसके पास 44 ऑटोसोम्स हैं, एकदम सही। उसके सिवा सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। 45 प्लस एक्स नहीं, 44 प्लस एक्स वाई वाई नहीं, 45 प्लस एक्स वाई वाई नहीं, 44 और एक एक्स क्रोमोसोम। तो आंसर क्या होगा बेटा? डी, आंसर क्या होगा? डी, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, मेंटल रिटार्डेशन इन मैन एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी। सीधा याद करो ना, क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी मतलब क्रोमोसोमल डिसीज। क्रोमोसोमल डिसीज जो मैन में होती है हमने कौन सी पढ़ी है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, विच इज एक्स एक्स वाई। वाई होने की वजह से वो बनता तो एक मेल है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन, फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक, ये सब हमें देखने को। तो इस क्रोमोसोमल बीमारी में साइज का कुछ लेना देना नहीं है, नंबर का लेना देना है। और नंबर में भी वाई क्रोमोसोम नहीं बढ़ता, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो आंसर क्या हो गया बच्चे मेरे पास? डी। मैन में मिल रहा है ना, तो क्लाइनफिल्टर, आंसर क्या होगा? डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 3 चिल्ड्रन इन अ फैमिली हैव ब्लड टाइप ओ ए बी बी। बच्चों के ब्लड टाइप आपको बता दिए, पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? बेटा बाकी सब छोड़ो, ओ ब्लड ग्रुप दिख रहा है आपको? ओ ब्लड ग्रुप तभी पॉसिबल है जब आई ओ साथ में आया हो। इसका मतलब इस बच्चे के जो भी फादर रही होंगे या जो भी मदर रही होंगी, फादर के पास एक आई ओ वाला जीन पक्का होना चाहिए, मदर के पास भी एक आई ओ वाला जीन पक्का होना चाहिए, तभी किसी एक बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप आया होगा। ठीक है, उसके सिवा आपको बता दिया एक बच्चा ए बी टाइप का भी है। ए बी टाइप होने के लिए उसके फादर के पास या मदर के पास, दोनों के पास, किसी एक के पास ए और किसी एक के पास बी जीन होना ही होना चाहिए। आप उतने में ही आंसर पर पहुंच गए कि ये रहा होगा फादर का जीनोटाइप और ये रहा होगा मदर का जीनोटाइप। तो देख लो जरा। अच्छा, एक बात आपको पता है ना कि अगर मैं यहाँ पर आई ओ लिख रही हूँ, इसको मैं आई ए स्मॉल आई भी लिख सकती हूँ, एक ही बात होती है। तो अब आप ऑप्शंस देख लीजिए,
IAI, IBI, आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। एक कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस को हाइब्रिड कहते हैं। हेट्रोजाइगस में दोनों तरीके के अलील है, कैपिटल टीबी है, स्मॉल टीबी है, दोनों है। और अगर उस कंडीशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया उसे आप बोलते हो डोमिनेंट। उसमें अगर आपको टॉलनेस दिख रही है तो टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर रहा होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए। ये सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड बाय, म्यूटेशंस किसकी वजह से हो सकती है? आईआर की वजह से, आईएए की वजह से, इथाइलिन की वजह से, ये तो हॉर्मोन्स हो गए, ये तो वैसे भी हॉर्मोन्स हो गए। गामा रेडिएशन से म्यूटेशंस होती है, स्वामीनाथन ने की भी थी, हमने ये स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में पढ़ा भी है कि गामा रेडिएशंस यूज कर आप म्यूटेशन कर सकते हो। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी। आईआर म्यूटेशन नहीं करता बेटा, उसकी टेंशन मत लेना, वो सेल को डिवीजन नहीं करने देगा, बट वो म्यूटेशन नहीं करता, गामा रेडिएशन करता है ना। तो आंसर होगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। तो ये ना कीवर्ड है, एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक होता है को डोमिनेंस। जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो एक लाइन आती है कि F1 ऑफस्प्रिंग रिजेंबल नाइदर ऑफ द पेरेंट्स, है ना। लाल फूल, व्हाइट फूल, बच्चा निकला पिंक फूल का, ऑफस्प्रिंग आया पिंक फूल का, नाइदर ऑफ द पेरेंट्स, किसी के जैसा सेम नहीं है। वहीं जब आप को डोमिनेंस की बात करते हो तो आपको ऑफस्प्रिंग दोनों पेरेंट्स जैसा दिखाई देता है, कि अगर ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप दोनों जैसा है, वो ए बी ब्लड ग्रुप का, वो ए बी ब्लड ग्रुप का है। तो जब आपको ये कीवर्ड मिल रहा है ना, बोथ द पेरेंट्स, किसकी बात हो रही है? को डोमिनेंस की बात हो रही है। आंसर होगा सी, यहां पर लिख देंगे सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं? एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आपने सेक्स डिटर्मिनेशन जो पढ़ा है एनसीईआरटी में, एक होता है मेल हेट्रोगैमिटी, एक होता है फीमेल हेट्रोगैमिटी। ये वाला जो सेक्स डिटर्मिनेशन है जिसमें एक्सओ एक्स एक्स टाइप होता है, ये मेल हेट्रोगैमिटी है, ये मेल हेट्रोगैमिटी होता है बेटा। और ये आपको देखने को मिलता है बग्स, कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स, इनमें इनमें जो एक्सओ वाला जीनोटाइप होता है ना, वो मेल का होता है, वो मेल का होता है। ठीक है, तो एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जरा ऑप्शन देख लो, इनकी फीमेल के क्या दो अलग अलग तरीके के गैमेट होंगे? नहीं, ये इनकी फीमेल है, इनकी फीमेल में एक ही तरीके के गैमेट होते हैं सारे के सारे एक्स, तो पहला ऑप्शन गलत है। मेल में दो अलग अलग टाइप के गैमेट होंगे, जी हाँ, एक गैमेट होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा गैमेट होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, तो दो गैमेट्स हैं। क्या इनकी फीमेल के गैमेट्स में वाई क्रोमोसोम होता है? कभी भी नहीं। क्या इनके मेल एक तरीके के गैमेट बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी। लिख दे यहाँ पे, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35। सिंपल क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से आते हैं। Which one of the following cannot be explained by the basis of Mendel's law of dominance? Law of dominance क्या explain नहीं करता? Discrete unit controlling a particular character is called factor. हर एक यूनिट को फैक्टर रेगुलेट करता है। आउट ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर्स कोई एक डोमिनेंट होता है, कोई एक रिसेसिव होता है, यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें बताता था। Alleles do not show any blending and both the characters recover as such in F2 generation. ये हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा है बेटा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब मेंडल ने हमें F2 जनरेशन के बारे में बताया और उन्हें वहां ड्वार्फनेस दोबारा दिखी, तब उन्होंने कहा कि इसका मतलब F1 में ये दोनों ब्लेंड नहीं हुए थे, ये अलग अलग थे, इनके गैमेट में ये सेग्रीगेट हुए और मुझे दोबारा से ड्वार्फनेस दिखाई दी। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का है, डोमिनेंस का नहीं है। डोमिनेंस में क्या मुझे ये पता चलता है? फैक्टर्स पेयर में है, जी हाँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता था कि एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए पेयर फैक्टर होते हैं, जिसमें से कोई एक डोमिनेंट होता है, कोई एक रिसेसिव होता है, सीधी सी बात है। तो बाकी तीनों ऑप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस के हैं, सी को छोड़ के, सी को छोड़ के आंसर क्या होगा मेरे पास? सी। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 36। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड को। करेक्ट स्टेटमेंट देने डाई हाइब्रिड के लिए। टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज ज्यादा होती है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया मेरे पास। आगे देखो, जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर दो जीन है वो काफी दूर दूर हैं, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा मतलब रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा। क्या रिकॉम्बिनेशन कम होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पे है और लिंकेज नहीं है इतनी ज्यादा। they will show recombination, they show similar recombination as the tightly linked ones। मतलब ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लिंकेज का रिकॉम्बिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है। टाइटली लिंक्ड और लूजली लिंक्ड का सेम रिकॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं होता।
टाइटली लिंक जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। जी हाँ, जितनी ज्यादा लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेशन। तो आंसर मेरे पास क्या होगा? डी। लिख दें यहाँ पे, आंसर मेरे पास क्या होगा? आगे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन गिवन एग्जाम्पल। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का अलग अलग एग्जाम्पल आपने देखा है, आप रीड कर लीजिए। सबसे पहले आपको कौन सा बताया है? जेड जेड टाइप। अब आपको ये याद होना चाहिए कि जो जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसमें फीमेल हेट्रोगैमिटी देखने को मिलती है। इनमें फीमेल हेट्रोगैमिटी देखने को मिलती है, यानी इस पर्टिकुलर कंडीशन में बेटा जेड डब्ल्यू वाली फीमेल होंगी, याद रखना, और जेड जेड वाले मेल होंगे। और ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन आपको बर्ड्स और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऑप्शन रीड करो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो होमोजाइगस है यानी कि जेड जेड है वो फीमेल है? नहीं, बर्ड्स में जेड डब्ल्यू वाली फीमेल होती है, यही तो चेंज है। आगे देखो, एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिटरमाइन द मेल सेक्स इन ग्रास होपर। ये जो एक्सओ वाला सेक्स डिटर्मिनेशन है, जिसे आप एक्स एक्स एक्सओ कहते हैं, ये आपको बग्स, ग्रास होपर, कॉकरोचेस तीनों में मिलता है। और इसमें एक्सओ वाले मेल है, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, एक्सओ कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स। एक्स है तो फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर टर्नर सिंड्रोम एक डिसीज है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है। हमारे अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन या ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स 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 वाई टाइप का होता है, एक्स ओ टाइप का नहीं होता, गलत है। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स एक्स, क्या ये मेल बनाएगा ड्रोसोफिला में? ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन हम ह्यूमंस जैसा होता है। हम में अगर एक्स एक्स फीमेल है बेटा, तो उनमें मेल कैसी हो जाएगी? तो ये भी गलत है। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? बी। आंसर मेरे पास पहले ही आ गया था, पर सारे ऑप्शन ना चेक किया करो, वरना बाद में सिली मिस्टेक होती है। आंसर होगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सर्कल करो वरना गलती होगी। किसके बारे में? म्यूटेशन के बारे में गलत स्टेटमेंट बताना है। डिलीशन और इंसर्शन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है? होता है। कैंसर सेल्स कॉमनली क्रोमोसोमल एबरेशन से कैंसरस सेल बनते हैं। यूवी और गामा रेज म्यूटाजन का काम करते हैं? करते हैं। सिंगल बेस पेयर में चेंज होना म्यूटेशन नहीं होता, यही गलत है। सिंगल बेस पेयर में चेंज होना पॉइंट म्यूटेशन बिल्कुल एक टाइप ऑफ म्यूटेशन है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यही तो पढ़ते हो। तो आंसर क्या होगा? डी। इनकरेक्ट पूछा था ना, आंसर होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following statement is not correct of two genes that shows 50% recombination frequency? अभी बहुत बढ़िया चीज है जो मैं बच्चों को क्लास में भी बताती हूँ। रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम 50% होता है बेटा। अगर मैं कहूँ ना कि कहीं बहुत ज्यादा ही रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन तब भी मैक्सिमम भी कभी 100% नहीं होता, मैक्सिमम 50% होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंटल भी तो बनाना है। इतना रिकॉम्बिनेशन कभी नहीं हो जाएगा कि पेरेंटल बने ही ना, पेरेंटल तो बनेंगे ना। इसीलिए याद रखिएगा, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 50% पर ही पहुंचता है। क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है कि रिकॉम्बिनेशन 50% है, यानी क्वेश्चन आपको ये बताना चाहता है कि मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन। अब मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन होने का दो तरीका या दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, ये दोनों जीन दो अलग अलग क्रोमोसोम पे हो। बेटा मुझे ना ऑप्शन रीड करने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे पता है कि दो अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, तो 50% से 50% रिकॉम्बिनेशन है। या फिर मैं कहूँ डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, अगर सेम क्रोमोसोम पे हैं तो डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ऑप्शन देखो, क्या ये जीन बहुत ज्यादा पास पास है? नहीं, बहुत दूर है। क्या ये जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा सकते हैं? जी हाँ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन दिखाता है? वो जीन जो दो अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं, और ये हैं, तो ये आंसर ठीक है। आपको नॉट करेक्ट बताना है, आपको नॉट करेक्ट बताना है। If the genes are present on same chromosome, they undergo more than one crossover every meiosis. अगर ये सेम क्रोमोसोम पे हैं तो इनका क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा, सही बात है। क्या ये जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। तो बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक है, पहला वाला ही गलत है, आंसर होगा ए। आगे देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सर्कल करो। किसके बारे में? जेड डब्ल्यू जेड जेड सेक्स डिटर्मिनेशन, ये मैं बता चुकी हूँ, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में होता है, और ये फीमेल हेट्रोगैमिटी होता है इसमें। ठीक है, क्या ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स में होता है? जी हाँ। क्या इसमें फीमेल होमोगैमेट होती है? नहीं, हेट्रोगैमेट होती है। इसमें जेड डब्ल्यू वाली फीमेल होती है, ये गलत है। 1:1 सेक्स रेशियो इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑफस्प्रिंग, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके भी जब बच्चे होंगे 50% चांस है मेल होंगे, 50% चांस है फीमेल होंगी। तो बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट का आंसर होगा बी। यहां पर हम लिख देते हैं बी। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 41। फिर से इनकरेक्ट बताना है, सर्कल करो वरना सिली मिस्टेक होती है। मेल्स में ग्रास होपर
50% स्पर्म्स में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता बेटा। ग्रास होपर मतलब कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स, यहाँ नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अगर मैं ग्रास होपर की बात करूँ तो उनमें कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, एक्स 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 ओ टाइप का, जिसमें एक्स ओ वाले मेल होते हैं। तो 50% स्पर्म में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाता, ये बात ठीक है। यूजुअली फीमेल बर्ड्स प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। बेटा फीमेल बर्ड ZZZW वाली होती है और फीमेल हेट्रोगैमेटी शो करती है। तो ये बिल्कुल सही बात करें कि एक फीमेल का गैमेट में Z होगा, दूसरे गैमेट में W होगा, तो दो तरीके के गैमेट बनेंगे, सही बात है। ह्यूमन में जो मेल हैं उनमें वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इज शॉर्टर देन द अदर। आपने कभी अगर कैरियोटाइप देखा हो सेल वाले चैप्टर में, तो हमेशा जो वाई क्रोमोसोम है वो थोड़ा छोटा बनाया जाता है, हेमीजाइगस कंडीशन। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं डोमेस्टिकेटेड फाउल की बात करूं, यानी बर्ड है बेटा, बर्ड है याद रखिएगा, उसमें सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म, नहीं। बर्ड्स में ZW वाली फीमेल है, मेल नहीं है। तो फीमेल डिसाइड करेगी कि आगे मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, मेल डिसाइड नहीं करेगा, स्पर्म डिसाइड नहीं करेगा, एग डिसाइड करेगा। यही इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही आपसे पूछा है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सीधी सीधी चीज को भी अलग अलग स्टेटमेंट्स में लिखा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, और यही गलती मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करें, है ना। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, जी हाँ। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, दोनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। डाउन सिंड्रोम में एन्यूप्लॉइडी होती है, जी हाँ। 2n+1 ट्राइसोमी होती है, विच इज अ टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी, बिल्कुल ठीक बात है। फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जी नहीं। फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, जी हाँ। सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है ना। तो आपसे पूछे कौन कौन सा करेक्ट है, तो बेटा 1 करेक्ट है, अच्छा 2 भी करेक्ट है और 4 करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। मार्क कर दूं, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है मेंडल की इनहेरिटेंस के बारे में। मेंडल के एक्सपेरिमेंट की स्मॉल सैंपल साइज थी, यही गलत हो गया। मेंडल ने इतनी मेहनत करी, स्मॉल सैंपल साइज तो नहीं था उनके पास। ट्रू ब्रीडिंग लाइन शोज अ स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, जैसे कैपिटल टी कितनी बार क्रॉस करवा लो वो टॉल ही बनेगा, तभी तो उसको ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहते हैं। तो ये सेंटेंस ठीक है जी। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट ओवर द अदर, यही बताया था मेंडल ने, कोई एक डोमिनेंट होगा, कोई रिसेसिव होगा। रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। बेटा रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन चाहिए, वो हेट्रोजाइगस में नहीं एक्सप्रेस हो पाएगा, तभी तो उसको रिसेसिव कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया। टू अलील्स ऑफ अ जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। दो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम साइट पर, सेम लोकस पर दो अलील होते हैं, ठीक है, ये बात ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा हो गया बेटा, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 5 करेक्ट है, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी लिख दूं यहाँ पे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये दिख रहा है आपको, हाँ करेक्ट बताना है आपको। अच्छा, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिलीज इन रिजल्ट इन एन्यूप्लॉइडी, सही बात है। जैसे 21st क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाया होगा, किसी एक गैमेट में ज्यादा आया होगा, तभी वो डिसीज कोज किया उसने, तो ये तो ठीक है। Chromosomal disorders are mainly determined by alteration or mutation in single gene। बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्रोमोसोम का नंबर या पोजीशन चेंज होती है, जीन में अगर चेंज हो तो उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, क्रोमोसोमल नहीं, तो ये तो गलत है। थैलेसीमिया सिस्टिक फाइब्रोसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जी हाँ, दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं और दोनों मेंडल के डिसऑर्डर है, जीन में चेंज आता है, जीन में ऑल्ट्रेशन आता है। सिकल सेल अनीमिया एक्स लिंक्ड डिसीज है, नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। तो दो चीजें करेक्ट है, करेक्ट ही आपसे पूछी हैं, 1 और 3 करेक्ट है, 1 और 3 ऑप्शन देखिए ए आएगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए बेटा, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकम्प्लीट और मोजैक इनहेरिटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। जब हम इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस की बात करते हैं, है ना, इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस की बात करते हैं, क्या ये प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है, नहीं, मेंडल के बाद पता चला था, मेंडल को तो ऐसा कोई एक्सेप्शन मिला ही नहीं था ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह लो या को डोमिनेंस कह लो, ये सब हमें बाद में एक्सेप्शंस मिले थे, मेंडल को नहीं मिले थे, तो ये प्री कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, टेस्ट क्रॉस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस, जी हाँ, क्योंकि आप वापस ऑफस्प्रिंग को पेरेंट से क्रॉस करवाते हो, बैक क्रॉस ही है, पर एक स्पेशल टाइप का बैक क्रॉस है, ये बात ठीक है। क्रोमोसोमल एबेरेशन से कैंसर सेल्स में आपको दिखेगा क्रोमोसोमल एबेरेशन, जी हाँ।
थैलेसीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है, बिल्कुल ठीक बात है ऑटोसोमल रिसेसिव है। 2 3 4 सारे ठीक है, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। देखो अब हमें स्पीड भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे स्पीड भी बढ़ती जाएगी। आगे देखो असर्शन रीजन क्या कह रहे हैं, जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। जो भी उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसे जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप इज द टाइप ऑफ हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आप उसके जीनोटाइप में आपको उसकी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा, आपको उसके अलील के बारे में पता चलेगा, आपको उसके जीन के बारे में पता चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए जीनोटाइप जेनेटिक कंपोनेंट बताता है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जीनोटाइप में आपको हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसीलिए कहते हैं कि जीनोटाइप में जेनेटिक कंपोनेंट होता है। तो ये दोनों करेक्ट भी हैं और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ए। ठीक है, आगे देखें जरा क्वेश्चन नंबर 46। मुझे लग रहा है बीच में गायब हो गया, ले लिया क्या मैंने, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, असर्शन रीजन आया फिर से। हीमोफीलिया क्या ये रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसीज है? जी हाँ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। हीमोफीलिया अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन ऑन क्रोमोसोम 15, नहीं, क्रोमोसोम एक्स। क्रोमोसोम एक्स में म्यूटेशन हुआ है, 15 पर नहीं हुआ है। तो असर्शन ठीक है बट रीजन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। लगा दें यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, फिर से आपके पास एक असर्शन रीजन आया। The ex body of Hanking was in fact a chromosome. जब हैंकिंग को वो एक्स शेप स्ट्रक्चर मिल रहा था डार्क सा इंसेक्ट में 50% स्पर्म्स में, उन्हें पता नहीं था ये क्या है, हमें बाद में पता चला ये और कुछ नहीं एक्स क्रोमोसोम है। बिल्कुल ठीक बात है, वो एक्स क्रोमोसोम था और दैट इज व्हाई इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम, इसीलिए बाद में उसको एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। बिल्कुल ठीक बात है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 49। कुछ छूट तो नहीं रहा हमसे, 48 हमने ले लिया, हाँ जी। ठीक है, 49 फिर से असर्शन रीजन आया। ह्यूमंस में गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल डिटरमाइंस वेदर द चाइल्ड प्रोड्यूस विल बी मेल और फीमेल। बिल्कुल, हम ह्यूमंस में मेल डिसाइड करते हैं कि जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, सेक्स इन ह्यूमंस इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट। क्या बहुत सारे जीन्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि सेक्स क्या होगा एक ह्यूमन में, मेल या फीमेल? नहीं, एक एक्स और वाई क्रोमोसोम काफी है। डिपेंडिंग ऑन क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ सम जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड सम ऑन वाई। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ पॉलीजेनिक नहीं है। पॉलीजेनिक में क्या आता है आपके पास, स्किन कलर इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं। तो असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, लिख देते हैं यहाँ पे, आंसर होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, फिर से असर्शन रीजन आया हमारे पास। मेंडल्स लॉ आर एबल टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर अ सिचुएशन इन विच अलील्स शो द कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, मेंडल के लॉ से हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर अ सिचुएशन, हाँ, जिसमें कंप्लीट डोमिनेंस। मेंडल को ना को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं समझ में आती थी, उनके सारे रिजल्ट कंप्लीट डोमिनेंस पे बेस्ड थे, ये बात ठीक है। अफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट अदर अलील्स डिड नॉट एक्सप्लेन बाय मेंडल। मेंडल की किस्मत बहुत अच्छी थी, बाकी कुछ चीजें उन्होंने नहीं एक्सप्लेन करी कि एनवायरमेंट का क्या फर्क पड़ रहा है या लिंकेज का क्या है, उनको कुछ एक्सेप्शन ही नहीं पता था। तो हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मेंडल हमें ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बट क्या ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन करता है? जी नहीं, वो दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है। आंसर बेटा बी हो जाएगा, आंसर आपके पास बी हो जाएगा, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आंसर हो गया आपके पास बी। तो आप हाफ वे पहुंच गए, आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आप लोग सिली मिस्टेक कम होगा, जो आपने एक कॉलम बनाया होगा अपनी मिस्टेक नोटबुक में, उसमें आपने जीरो लिखी होगी, सिली मिस्टेक नहीं आई होगी ज्यादा सिली मिस्टेक आपके पास। अगला सेट ऑफ 50 क्वेश्चन शुरू होता है अब। फिर से असर्शन रीजन है हमारे पास, टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है। टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन जीनोटाइप विद इन वन ब्रीडिंग जनरेशन। बिल्कुल एक ही ब्रीडिंग जनरेशन, क्योंकि F1 की बात की जाती है और मुझे उस F1 का जीनोटाइप नहीं पता, फिनोटाइप पता है पर जीनोटाइप नहीं पता, तो मैं टेस्ट क्रॉस करती हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। टेस्ट क्रॉस में क्रॉस किसके बीच में होता है? F1 का डोमिनेंट पेरेंट के साथ नहीं, F1 का होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ नहीं, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो बेटा असर्शन ही गलत हो गया, और असर्शन गलत होने का ना एक ही ऑप्शन होता है ना, सॉरी असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। सॉरी, आपके पास यहाँ पर असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो आंसर फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, सी। सी आंसर आ जाएगा, सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52, मैच द फॉलोइंग आया आपके पास, देखो जरा यहाँ पे। एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म, हमने सेम क्वेश्चन देखा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर मैं बात करूं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने बता दिया था कि सेग्रीगेट हो जाते हैं दोनों फैक्टर्स, तभी तो F2 में दोबारा दिखते हैं।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को वो हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद ही बता पाए थे। और जीन म्यूटेशन जो कि अलग अलग तरीके की हो सकती है, उसमें एक मेरे पास यहाँ पर बेस पेयर सब्सटीट्यूशन आता है, किसी एक बेस पेयर की जगह दूसरा बेस पेयर आ गया, विच इज पॉइंट म्यूटेशन। तो आंसर क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे मेरे पास 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये ऑप्शन में है, हाँ जी है, सी, ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। फिर से मैच द फॉलोइंग आया आपके पास। डिसीज की बात हो रही है, टर्नर सिंड्रोम, मैंने आपको बताया था कि जो 44 क्रोमोसोम है उनके सिवा XO टाइप हो जाता है, तो ऑटोसोम के पास XO भी है। लिंकेज की अगर मैं बात करूं तो लिंकेज के बारे में हमें मॉर्गन ने बताया था, है ना, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर मॉर्गन। वाई क्रोमोसोम की बात करूं तो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, मेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल सारे जीन्स वाई क्रोमोसोम के पास होते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। तो आंसर क्या होगा बेटा, 2 3 4 1, ऑप्शन देख लो जरा, 2 3 4 1 डी लिख दें यहाँ पे। आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या आया आपके पास, मैच द फॉलोइंग फिर से। अच्छा, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की एन्यूप्लॉइडी बताइए। एन्यूप्लॉइडी में जब आप मोनोप्लॉइडी की बात करते हो, मतलब डिप्लॉइड नहीं है, हेप्लॉइड है। मोनोप्लॉइड, ये प्लॉइड वर्ड हेप्लॉइडी दिखाएगा, यानी सिर्फ एन है, 2n नहीं है, एन है। तो बेटा 5 है। अब यहाँ पर ए का 5 आपको दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। फिर देखो मोनोसोमी की बात की गई, मतलब एक क्रोमोसोम कम है, 2n-1, तो इसको मैं 1 से मैच कर दूंगी, इसको मैं 1 से मैच कर दूंगी, आंसर तो मेरे पास आ गया, बट मैं बाकी ऑप्शंस भी देखूंगी। नलीसोमी में दोनों सेट से एक एक क्रोमोसोम हट जाता है, 2n-2 होता है ये, 2n-2 होता है ये, तो ये हो गया 4। ठीक है, ट्राइसोमी में 2n+1 होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, ये मैच कर दिया मैंने 2 से। और टेट्रासोमी की अगर मैं बात करूं तो 2n+2 होता है, तो उसको आप टेट्रासोमी। अगर आपको ये लग रहा है कि एनसीईआरटी में मैम इतना डिटेल नहीं है, तो बेटा मोनोसोमी ट्राइसोमी तो पता है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते थे, आप सिर्फ उतने से भी इस आंसर को सॉल्व कर सकते थे, आंसर होगा ए, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, इसके अराउंड पूछा जा सकता है आपसे, और म्यूटेशन आपके सिलेबस में है, तो आंसर होगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। फिर से मैच द फॉलोइंग आया आपके पास, देखो जरा यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल बताया था ना, 4 o'clock प्लांट, अच्छा ठीक है, एंटेराइनम स्पीशीज में आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ओके, हाँ, है ना, स्नैपड्रैगन। मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो हीमोफीलिया इसके अंदर आ जाएगा, हीमोफीलिया आ जाएगा, बिल्कुल एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मेंडल का डिसऑर्डर है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने बताया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्म होता है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करूं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसके ड्रोसोफिला के कैरेक्टर्स पर हुए थे, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन वाले भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 3 और 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन डी, 2 4 3 1, ऑप्शन डी, आंसर आ गया डी। आंसर आते हुए भी ना जल्दबाजी मत करो, कभी कभी मार्क करने में गलती हो जाती है, ये मुझसे बहुत ज्यादा होती थी। बहुत बच्चों को आंसर सही पता है पर मार्क गलत करेंगे, तो पूरा प्रॉपर रीड कर कर ही आप अपना आंसर मार्क करेंगे, आती जाती गलती आप नहीं करेंगे। आगे देखिए, एक और मैच द फॉलोइंग आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन 56। सबसे पहले स्टूडेंट की बात हुई है, जो कि किसके चेले थे, किसके स्टूडेंट थे, मॉर्गन के थे। उन्होंने हमें किसके बारे में बताया था, जीन्स पर मैपिंग करना सिखाया था, क्रोमोसोमल मैपिंग सिखाई थी। हैंकिंग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसेक्ट में एक्स शेप स्ट्रक्चर देखा था। सट्टन और बावरी ने मिलकर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर डाई हाइब्रिड प्रोसेस की स्टडी की थी, जहां से उन्होंने हमें लिंकेज के बारे में बताया, है ना। तो 1 2 3 4 सीधा सीधा आंसर है, 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, लिख देते हैं यहाँ पे, आंसर होगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा बहुत बढ़िया, डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है, और मैच द फॉलोइंग आपको फिर से यहाँ पर करना है। आप देख रहे हैं, ये मेल होता है, ये फीमेल होता है, और जो लाइन कनेक्टिंग है वो मेटिंग दिखाती है, वो मेटिंग दिखाती है। अगर डबल लाइन होती है मतलब बहुत क्लोज रिलेटिव्स में मीटिंग हुई है, जिसे कॉन्सेंजीनियस मीटिंग कहते हैं। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है मतलब उस बच्चे का सेक्स आपको नहीं पता, विच इज सेक्स अनआइडेंटिफाइड, है ना। यहाँ पर क्या कोई ऑप्शन मिसिंग है क्या, अफेक्टेड फीमेल लिखा हुआ है, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज लिखा हुआ है। अच्छा कोई नहीं, हम इसको देखते हैं। डी ऑप्शन में यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर मुझे एक मेटिंग दिख रही है, और मेटिंग के बाद चाइल्ड में कलर भरा हुआ है, मतलब अफेक्टेड मेल चाइल्ड है, अफेक्टेड मेल चाइल्ड है ना। ये देखो, पेरेंट्स विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज, है ना, बिल्कुल। और ये जो ऑप्शन ई है या डी है, जो भी एक इनकम मार्क्ड है, अच्छा अगर ये डी है और ये ई है, तो ई को मैं यहाँ से मार्क कर देती हूँ, ये लो, नॉर्मल फीमेल, एकदम एक नॉर्मल फीमेल आपको यहाँ पर दिखाई हुई है, वैसे तो डिसीज्ड है,
डिसीज्ड है। मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट लग रहा है, ये प्रॉपर मीटिंग नहीं दी गई है। चलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये कंप्लीट मीटिंग, इसके अंदर पूरे ऑप्शंस भी यहाँ पर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। मैच द फॉलोइंग फिर से आया हमारे पास, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज इनमें से कौन सी है? फिनाइलकीटोन्यूरिया भी है और सिकल सेल एनीमिया भी है, दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव है। अच्छा जी, एक इन्होंने ऑटोसोमल रिसेसिव लिखा है, एक मेटाबॉलिक एरर लिंक्ड टू ऑटोसोमल रिसेसिव लिखा है। मेटाबॉलिक एरर फिनाइलकीटोन्यूरिया में आपको देखने को मिलता है क्योंकि एक एंजाइम नहीं बन रहा, वो कन्वर्जन नहीं कर पा रहा, तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो पा रही है ना। तो इसको आप 2 से मैच करते हो ज्यादा बेटर रहेगा। 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी मुझे डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हीमोफीलिया है, एंड ऑफ कोर्स फिर इसको मैं 4 से मार्क कर दूं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4, 3, 2 और 1। देखो बेटा किसी ऑप्शन में है, ये रहा 4, 3, 2, 1 मेरे पास सी ऑप्शन में है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मैच द फॉलोइंग आया फिर से। अ सिंगल ट्रेट कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर देन 3 अलील्स। एक ट्रेट एक है विच इज, देखो पहला ऑप्शन है 3 या मोर देन 3 अलील्स, मल्टीपल अलीलिज्म। सेकेंड देखो, कंट्रोल्ड बाय, सिंगल ट्रेट कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर देन 3 जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें बहुत सारे जीन्स रेगुलेट करते हैं। तो अलील्स के लिए मल्टीपल अलील्स, जीन के लिए पॉलीजेनिक। जीन एक है बट एक्सप्रेशन बहुत सारे हैं, प्लियोट्रोपिज्म। फिनाइलकीटोन्यूरिया इसका एग्जाम्पल होता है। तो आंसर क्या होगा? 2, 3, 1, यानी कि ए। तो लिख दे यहाँ पे, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 2, 3। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 60। एक पेडिग्री आपके सामने दी हुई है और आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। आपको यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस हो रहा है कि दोनों पेरेंट्स को डिसीज नहीं है पर बच्चों में डिसीज दिख रही है। ये पहली चीज बताई जाती है ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। ये पहली चीज बताई जाती है ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में कि हो सकता है ये पेरेंट्स कैपिटल ए स्मॉल ए रहे होंगे, हेट्रोजाइगोट रहे होंगे, इनको डिसीज नहीं आई, पर दोनों स्मॉल ए का एक साथ आने की वजह से बच्चों में डिसीज आई। तो ये पैटर्न बताया जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। पहला ऑप्शन देखो, ये फिनाइलकीटोन्यूरिया हो सकती है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगला ऑप्शन देखो, ये पेडिग्री चार्ट ही गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसीज लाइक हीमोफीलिया, क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है? क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है? ट्राई करके देखते हैं। अगर ये वैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती बेटा, तो दोनों मेल को भी डिसीज नहीं है और फीमेल को भी डिसीज नहीं है ना, फीमेल को भी डिसीज नहीं है, फीमेल कैरियर हो सकता है, मान लेते हैं फीमेल कैरियर हो सकता है। इस मेल में डिसीज आई है, आ सकती है, इस फीमेल में डिसीज आ सकती है, इसके फीमेल में भी डिसीज है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में फीमेल को डिसऑर्डर आने के लिए मदर के पास भी एक अलील होना चाहिए और फादर के भी एक्स क्रोमोसोम में अलील होना चाहिए, और फादर को कोई बीमारी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, एक्स लिंक्ड ही हो ही नहीं सकता। लास्ट हमें क्या कह रहे हैं, क्या ये सेक्स लिंक्ड इनबोर्न एरर है? नहीं, आंसर हमारे पास होगा ए। आंसर हमारे पास होगा ए। बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा, which one of the following symbols and its representation used in human pedigree analysis is correct? अच्छा, ये पहला मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स दिखा रहा है, जी हाँ। क्या ये अनअफेक्टेड मेल दिखा रहा है? नहीं, ये फीमेल दिखा रहा है। क्या ये अनअफेक्टेड फीमेल दिखा रहा है? नहीं, ये मेल दिखा रहा है। मेल के लिए रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं, फीमेल के लिए सर्कल बनाते हैं। क्या ये आपको एक मेल दिखा रहे हैं? नहीं। अगर कभी ऐसा डायमंड बनता है, इसका मतलब होता है हमें सेक्स नहीं पता उस बच्चे का, तब ऐसा डायमंड शेप बनता है। तो आपसे करेक्ट पूछा है ना बेटा, तो करेक्ट सिर्फ ऑप्शन 1 है, करेक्ट सिर्फ ऑप्शन 1 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेट। सीधा सीधा एनसीईआरटी ने ये बताया है आपको कि अगर एक ऐसा ट्रेट है जो फीमेल से ज्यादातर बेटे में जा रहा है, सन में जा रहा है, और मेल यानी कि पापा से बेटी में आ रहा है, दैट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कब देखने को मिलता है? जब कोई एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हो। ठीक है, उसमें मुझे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन देखो, थैलेसीमिया, ये तो ऑटोसोमल होता है। हीमोफीलिया, ये एक्स लिंक्ड होता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों भी ऑटोसोमल होते हैं। तो मुझे क्वेश्चन देके क्या पता चल रहा है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यानी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की बात हो रही है। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 63। एक आपको फिगर दे दिया है जिसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि इट इज अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी एक एक्स दे दिया, एक वाई दे दिया कैरियोटाइप से, और जीन ए और बी आपको बताए हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पे हैं। तो आपको ये बताया कि ये दोनों जीन एक्स क्रोमोसोम पे, बस इतना पूछना चाह रहे थे, फालतू कंफ्यूज किया।
एक्स क्रोमोसोम पे किसका जीन होता है? कलर ब्लाइंडनेस का होता है? होता है। हाइट का होता है? नहीं। अटैच्ड ईयर लोब, रीजस ब्लड ग्रुप, नहीं, दोनों ऑटोसोमल होते हैं। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, जी हाँ, दोनों एक्स लिंक डिसऑर्डर है, दोनों के जीन एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। आंसर होगा सी। बस इतना पूछना चाह रहे थे आपसे और इतना कंफ्यूज क्या फालतू में, है ना? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। ठीक है, आंसर होगा सी। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप also found that even when genes were grouped on the same chromosome, मॉर्गन को एक बात पता चली थी कि मान लेते हैं या हो सकता है कि जीन सेम क्रोमोसोम पे हो, सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड, कुछ जीन्स तो ऐसे थे जो बहुत पास पास थे। जो बहुत पास पास होते हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन कैसा होता है? जितनी ज्यादा लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेशन, जितनी ज्यादा लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेशन, वेरी लो। अगर वो टाइटली लिंक्ड है तो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन होगा। वाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड, अगर वो दूर दूर है तो उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? बी। मैंने वेरी लो और लो में से वेरी लो को क्यों चूज किया? वेरी लो चूज होने का रीजन वेरी टाइटली लिंक था। जितना टाइटली लिंक्ड उतना कम रिकॉम्बिनेशन, इसीलिए वेरी लो चूज किया। आंसर बच्चे हो जाएगा आपके पास बी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। आपके सामने एक पेडिग्री दी है, पेडिग्री में आप इसको देखिए और आपसे पूछा जा रहा है कि एक कंक्लूजन पर आइए। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, वैसे तो आपको दोनों जनरेशन में डिसऑर्डर दिख रहा है, जब दोनों जनरेशन में डिसऑर्डर दिख रहा है इसका मतलब डोमिनेंट डिसऑर्डर है। लेकिन हम फिर सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलेंगे तो आंसर तक पहुंचना आसान होगा। पहला ऑप्शन रीड करो, क्या फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस हो सकती है? चलो सोच लेते हैं। फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि ये डिसऑर्डर ऑटोजोमल रिसेसिव है, तो जो मेल होगा वो ये होगा, तभी उसको डिसऑर्डर आया होगा। ठीक है, अच्छा, तो क्या इन इस कॉम्बिनेशन में मुझे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए इन तीनों को डिसऑर्डर आया? और अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो उस बच्चे को डिसऑर्डर नहीं आया, तो ये तो भैया फिट हो रहा है, बिल्कुल फिट हो रहा है। फीमेल का हेट्रोजाइगस होना इस चार्ट पर बिल्कुल फिट हो रहा है। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, अगर मैं ये मान के चलूं कि ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये फिट बैठ रहा है। दूसरा ऑप्शन देखो, पेरेंट्स कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। अगर मैं जैसा मान के चल रही हूँ कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो क्या ये जीनोटाइप के पेरेंट्स जो हैं, क्या इनकी एक नॉर्मल बेटी पैदा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इधर से कैपिटल ए ले लो, इधर से स्मॉल ए ले लो, जैसे बेटा नॉर्मल पैदा हुआ है वैसे बेटी भी नॉर्मल पैदा हो सकती है, क्योंकि सेक्स लिंक का तो कुछ लेना देना है ही नहीं। सेक्स लिंक का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, है ना? अच्छा, ये कह रही है हो ही नहीं सकती, अच्छा ये गलत है, हो सकती है, हो ही नहीं सकती ये गलत है। द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। क्या जो ट्रेट आप पढ़ रहे हो वो कलर ब्लाइंडनेस हो ही नहीं सकता? तो देखो, इसको कलर ब्लाइंडनेस बना के देखो। अगर ये कलर ब्लाइंडनेस है बेटा, अगर ये कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस आप जानते हो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। ठीक है, अगर ये कलर ब्लाइंडनेस है तो फीमेल कैरियर रही हो सकती है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। मेल को डिसऑर्डर है तो मेल का जीनोटाइप पक्का से ये रहा होगा। फीमेल कैरियर हो सकती है, फीमेल जब कैरियर हो सकती है, तो इनकी बेटियों को डिसऑर्डर आया, इसका मतलब उन्होंने अपनी मम्मी से एक्स सी वाला जीन लिया और पापा के पास तो एक्स सी वाला जीन था, इसलिए उनकी हर एक बेटी को बीमारी आई है। मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल को तो पापा से वाई क्रोमोसोम मिला होगा और मम्मी से शायद इनको एक्स सी वाला जीनोटाइप मिल गया होगा। तो क्या ये कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है? हो सकता है, मैंने क्रॉस बनाकर देख लिया और ये कलर ब्लाइंडनेस हो पा रहा है। लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हो सकता है, मैंने क्रॉस कर कर देख लिया। अच्छा, फिर देखो, क्या इसका मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है? अगर मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होता बेटा, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता, और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब हर बच्चे में डिसऑर्डर आया होता। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो ये कैपिटल ए अपने हर एक बच्चे को देता और सारे के सारे बीमार होते, सारे तो नहीं थे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो मैंने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और आंसर मेरे पास आ गया ए। ऐसे क्वेश्चन का बेस्ट वे होता है आप ऑप्शंस एलिमिनेट करो, आप करके देख लो, 1 मिनट लगता है, आप करके देख लो, आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। आंसर होगा ए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 66, फिर से आपको एक इनहेरिटेंस दिया और आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। बेटा, एक सीधा सा ट्रेट होता है कि अगर हर जनरेशन में आपको ये डिसीज दिखाई दे रही है तो ये डोमिनेंट है। एक ट्रेट होता है इसको ढूंढने का, आप फिर भी इसको मतलब क्रॉस करके देख सकते हो। यहाँ आपको देखो दो ऑप्शन में वाई मिल रहा है, वाई तो सीधा सीधा हटा दो। वाई पहचानने का एक ही तरीका होता है कि सिर्फ सिर्फ मर्दों में, सिर्फ मेल्स में डिसऑर्डर आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेल्स को डिसऑर्डर है, इक्वल डिसऑर्डर फीमेल में दिख रहा है, तो वाई वाले तो हटा दो। अब एक्स करके देखो,
चलो पहला ऑप्शन मेरे पास आ रहा है कि ये डोमिनेंट एक्स है, मान लेते हैं कि ये डोमिनेंट एक्स है। अगर ये डोमिनेंट एक्स है और चलो आप कलर ब्लाइंडनेस मान लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव होता है, आप कोई भी ABCD मान लीजिए, ये डोमिनेंट है तो मेल को ये डिसऑर्डर है। फीमेल में कैरियर भी नहीं हो सकती, क्योंकि कैरियर होती तो वो बीमार होती और वो डिसऑर्डर उसको नहीं है, तो फीमेल पक्का XX टाइप की रही होगी। अब इनके बच्चों के जरा ऑफस्प्रिंग बना के देखो, इनके अंदर अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स में सब में वाई क्रोमोसोम होगा और मदर से एक्स मिला होगा, तो मेल के अंदर तो डिसऑर्डर आया नहीं, सही बात है, ठीक है। फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स को अपने पापा से XA वाला जीन मिल रहा है, मिल रहा है। अब मम्मी से मिले या ना मिले, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि ये डोमिनेंट है, मैं मान के चल रही हूँ ये डोमिनेंट है, इसलिए हर बच्ची के अंदर ये डिसऑर्डर आया है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप अगली जनरेशन देखिए, यहाँ पर इन्होंने इनके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर नहीं बनाए हुए जो कि ड्रॉ करने चाहिए थे, और जब ऐसा नहीं बनाया जाता है तो आप मान के चलते हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं है। जब इनके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर नहीं बनाए जाते पेडिग्री में, तो आप मान के चलते हैं कि कोई डिसऑर्डर आगे नहीं है। अब जैसे अगर आप ये वाली जनरेशन लीजिए बेटा, XY है और हो सकता है कि इसके अंदर जो फीमेल पार्टनर होगी वो XX टाइप की रही होगी, तो दोनों बच्चों में डिसऑर्डर नहीं आया, सही बात है, ना पेरेंट को था ना बच्चों में आया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं मान के चल रही हूँ कि फीमेल XX और XA और X है, तो मान लेती हूँ कि मेल XY है, मेल को कोई डिसऑर्डर नहीं था, डोमिनेंट डिसऑर्डर मेल को नहीं था। इनके सन में Y और मदर से XA होने की वजह से डिसऑर्डर आया होगा। इनकी बेटियों में फादर से X और मदर से XA लेने की वजह से डिसऑर्डर आया होगा, एकदम सही प्रूव हो रहा है, मेरा अजम्पशन एकदम सही प्रूव हो रहा है। आप ये वाला क्रॉस भी देख लीजिए, अगर इसमें मदर X से X है और फादर को मैं XY समझ रही हूँ क्योंकि बीमारी नहीं है फादर को, आप इनके बच्चे देखिए, जो मेल चाइल्ड है उसने Y फादर से लिया होगा, XA अपनी मम्मी से लिया होगा, तो डिसऑर्डर है। मैं डॉटर की बात करूं तो उसने X अपने पापा से लिया होगा, XA मम्मी से लिया होगा, उसको डिसऑर्डर है। और अगर मैं इस सन की बात करूं तो उसने X मम्मी से लिया होगा और Y पापा से लिया होगा, उसको कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो ये चीज प्रूव भी हो गई। लेकिन आपको इतना टाइम स्पेंड करने की ना जरूरत नहीं होती बेटा, क्यों? आपको जब ये डिसऑर्डर हर एक जनरेशन में दिखता है तो वो जनरली डोमिनेंट ही होता है, तो वो जनरली डोमिनेंट ही होता है। अगर वो रिसेसिव होता है ना, पहले तो मैं यहाँ पर आंसर लिख दूं एक, अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। अगर ये रिसेसिव होता बेटा, आपको कोई एक क्रॉस ऐसा दिखाया जाता जिसमें दोनों पेरेंट्स को डिसऑर्डर नहीं है लेकिन बच्चे में है, तब वो रिसेसिव होता है, तब वो रिसेसिव होता है, वो तरीका होता है उसको ढूंढने, है ना। तो और वाई तो आपने पहले ही हटा दी है, तो आंसर आपके पास क्या हो गया? ए। ठीक है, आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर कुछ मिस कर हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 विच आपको एक पेडिग्री दिखाई दी है, एल्बिनिज्म की है, स्मॉल ए आपको ऑलरेडी बता दिया। आपको ये बताना है कि सेकंड जनरेशन का जो पहला बच्चा है, यानी कि ये, इसके होमोजाइगस होने के कितने चांसेस है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपको बता दिया कि डिसीज एल्बिनिज्म है, तो आधा काम आसान कर दिया। एल्बिनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर मैं सबका जीनोटाइप बना दूं। अच्छा, अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, पेरेंट्स को नहीं है पर बच्चे में डिसऑर्डर आया है, तभी तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। पेरेंट्स में नहीं है पर बच्चे में आया है, इसका मतलब पेरेंट्स का जीनोटाइप मुझे पक्का पक्का पता चल गया, ये होगा। तभी तो स्मॉल ए की वजह से बच्चे में डिसऑर्डर आया होगा, मुझे पता चल गई इस बात का, ठीक है। इनकी फीमेल जो वन है, इनकी फीमेल जो वन है उसके बारे में मुझे एक इंफॉर्मेशन पता है कि इसको बीमारी तो नहीं है, इसको डिसऑर्डर तो नहीं है। मतलब मुझे इतना पक्का पता चल गया कि जो इसका जीनोटाइप है, मुझे इतना पता चल गया कि इसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको डिसऑर्डर नहीं है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है बेटा? मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है बेटा कि या तो इसका डिसऑर्डर होगा कैपिटल ए टाइप का जीनोटाइप होगा, या फिर होगा कैपिटल A स्मॉल ए टाइप का। कोई भी कंडीशन होनी यहाँ पर पॉसिबल है, कैपिटल ए टाइप हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए टाइप हो सकता है, ठीक है। अब जनरली जब आप रेशियो बनाते हो तो आप इस तरीके से बनाते हो, कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर आप कैपिटल A स्मॉल ए का क्रॉस देखते हो तो आपको 3 पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, विच आर दिस, जो कि आपको 1:2:1 में मिलती है, हमने मेंडल से सीखा था, जिसमें ये पॉसिबिलिटी तो मेरी कैंसिल ही होगी क्योंकि इसको कोई बीमारी नहीं है ना। अब या तो ये हेट्रोजाइगस हो सकता है या फिर ये होमोजाइगस हो सकता है। आपसे पूछा है कि इसके होमोजाइगस होने का कितना चांस है, आपसे पूछा है इसके होमोजाइगस होने का कितना चांस है, तो टोटल चांसेस कितने हैं? 3, जिसमें से होमोजाइगस होने का चांस कितना है? 1/3। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बस इतना करना था, बस इतना करना था, और आंसर आपके पास आ जाएगा 1/3। तो लिख दूं मैं यहाँ पे, आंसर मेरे पास हो जाएगा ए, आंसर मेरे पास हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 68।
क्वेश्चन नंबर 68, इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हेन हेट्रोजाइगोट्स व्हेन हेट्रोजाइगस राउंड येलो, यानी कि ये जीनोटाइप है, हेट्रोजाइगस है आपको बता दिया, उसका सेल्फ क्रॉस हुआ है, यही तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हो आप। राउंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जीनोटाइप। मेंडल का एक नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस है बेटा और कुछ नहीं। मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस F1 हुआ, आगे F2 बना। F2 में आपसे पूछ रहे हैं राउंड ग्रीन का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। राउंड होने का जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर, और ग्रीन होने का होगा स्मॉल वाई, क्योंकि येलो डोमिनेंट है बेटा। याद रखिएगा येलो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है, तो अगर ग्रीन है तो वो पक्का स्मॉल वाई ही होगा। आप इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन में आपको कैपिटल वाई मिल रहा है ना, उसको हटा दो। क्यों? क्योंकि राउंड तो कैपिटल आर की वजह से भी आया हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर की वजह से भी आया हो सकता है। राउंड दोनों तरीकों से पॉसिबल है, कैपिटल आर से भी आया हो सकता है या हेट्रोजाइगस से भी आया हो सकता है। पर ग्रीन का एक ही चांस है स्मॉल वाई। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीन बेचारा रिसेसिव है, तो वो होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होगा। तो मुझे पता है ग्रीन पक्का स्मॉल वाई है। अब क्या करो, जिस ऑप्शन में कैपिटल वाई मिल रहा है उसको हटा दो, कैपिटल वाई मिलने वाले सारे ऑप्शन हटा दो, आंसर आपके पास डी वैसे भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा, है ना। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 किसकी बात हो रही है? म्यूटेशन की। देखो जरा, सडन टेम्पररी चेंज इन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन टेम्पररी होता है, कभी भी नहीं परमानेंट होता है। फिनोटाइप में चेंज होता है, फॉलोड बाय जीनोटाइप नहीं, पहले जीनोटाइप चेंज होता है तो फिनोटाइप चेंज होता है। चेंज इन हेरिडिटरी मटेरियल डायरेक्टेड बाय अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंज इन जीनोटाइप विच में रिजल्ट इन न्यू एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक। जीनोटाइप इस तरीके से चेंज हुआ कि कैरेक्टर चेंज हो गया। ये हमारा आंसर होगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डी। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हार्मफुल म्यूटेशंस डू नॉट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम जीन पूल बिकॉज। बहुत बार ऐसा होता है कि म्यूटेशन बनती है और वो हार्मफुल है, पर फिर भी वो इंसान मरता नहीं, वो जीन पूल में उसका जीन रह रहा है। क्यों? कैरियर बन के। हो सकता है ना ये जो म्यूटेशन हुई है वो रिसेसिव टाइप की हुई हो, और रिसेसिव टाइप की वो म्यूटेशन जीनोटाइप में कैरियर बन के रह गई है, वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रही। वो रिसेसिव है, वो डोमिनेंट है ही नहीं, तो वो रह गई। ये जो म्यूटेशन हुई है ये पक्का रिसेसिव होगी, और होमोजाइगस इंडिविजुअल में नहीं बेटा, हेट्रोजाइगस में। होमोजाइगस में तो एक्सप्रेस कर जाएगी ना, होमोजाइगस नहीं हेट्रोजाइगस में रही होगी। आंसर मेरे पास क्या आएगा? बी। आंसर मेरे पास क्या आएगा? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग इन अ क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट। हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कुल मिलाकर F1 का क्रॉस देकर F2 पूछ रहे हैं आपसे। F2 में ड्वार्फ यानी कि स्मॉल टी, है ना, दो हेट्रोजाइगस के बीच में क्रॉस हुआ है, ड्वार्फ होने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है बेटा? 1/4 होती है। स्मॉल टी 1/4 यानी 25%, 25% यानी आंसर होगा सी। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, तो बीच बीच में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आने भी जरूरी है बैलेंस के लिए, है ना। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहे हैं? इन अ नॉर्मल कपल, कपल को कोई बीमारी नहीं है, कपल एकदम नॉर्मल है, आधे जो सन्स हैं यानी 50% वो हीमोफिलिक हैं, और आधी जो डॉटर्स निकली वो कैरियर निकली, ठीक है। ये जीन कहाँ लोकेटेड है? पहली बात तो मुझे हीमोफीलिया के बारे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे पता ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। आपसे ये पूछा गया कि वो एक्स किसके पास है, फादर के पास या मदर के पास। बेटा वाई पर तो हीमोफीलिया होता नहीं, तो वाई तो आप हटा देंगे। फादर के पास अगर एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन होता तो फादर को हीमोफीलिया होता, सीधी सी बात है, क्योंकि फादर इज एक्स वाई। अगर उनके पास ये जीन होता ना तो उनको खुद को हीमोफीलिया होता। लेकिन आपको क्वेश्चन ने क्या बोला? कपल एकदम नॉर्मल, तो ये ऑप्शन भी आप हटा देंगे। अब रही बात मदर की, मदर के दोनों क्रोमोसोम पे अगर ये हीमोफिलिक जीन होता तो मदर को हीमोफीलिया होता, लेकिन मदर तो नॉर्मल थी। तो आप बिना कोई क्रॉस बनाए आंसर बता सकते हो सी, कि सिर्फ मदर के एक एक्स क्रोमोसोम पे जो है ये हीमोफिलिक जीन होगा, उसकी वजह से आधे सन्स में ये डिसऑर्डर आया, क्योंकि अगर उन्होंने मदर से हीमोफीलिया वाला जीन ले लिया, अलील ले लिया, तो डिसऑर्डर आएगा और फीमेल्स कैरियर बनेगी। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? सी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे? सी। आप सीधा भी कर सकते थे, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स हैव AB ब्लड ग्रुप। अगर दोनों के पास AB ब्लड ग्रुप है तो ये मान लेते हैं मेल हो गया। पहली बात तो इसका जीनोटाइप हमें कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए। ये मान लेते हैं फादर है, और ये मान लेते हैं मदर है। आपसे पूछा है कि ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग्स का क्या होगा।
तो ऑफस्प्रिंग्स ए बी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, बी बी भी हो सकता है। यानी ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। कौन सी पॉसिबिलिटी आ जाएगी? ये वाली। ओ इनके अंदर कभी नहीं हो सकता क्योंकि पेरेंट्स में ओ था नहीं, पेरेंट्स ए बी टाइप के थे। पेरेंट्स ए बी टाइप के थे, ये मान लेते हैं मेल था, ये मान लेते हैं फीमेल थी। क्या पॉसिबिलिटी है? ए बी ओ, ए बी और बी, तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? आंसर मेरे पास हो जाएगा बी, सिंपल। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 74। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने हमें क्या बताया था? देयर आर 4 जीनोटाइप्स इन F2 जनरेशन। मेंडल का नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस याद करो, पुनेट स्क्वायर याद करो, 16 अलग जीनोटाइप्स थे आपके पास, है ना? आपने 16 बॉक्सेस बनाए थे वहां पे, आपने 16 बॉक्सेस वहां पर बनाए थे, तो 4 तो नहीं था जीनोटाइप। अच्छा, फिर हमको क्या कह रहे हैं? F2 में 16 तरीके के फिनोटाइप थे। फिनोटिपिक रेशियो आपको याद है क्या था? 9:3:3:1। 9 ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो राउंड और येलो थे, 3 ऐसे थे जो राउंड ग्रीन थे, 3 ऐसे थे जो येलो ग्रीन थे, सॉरी येलो राउंड थे, और 1 ऐसे थे जो येलो ग्रीन था, ना? तो 4 अलग अलग आपको फिनोटाइप दिखाई दिए थे, 16 फिनोटाइप नहीं थे। तो उल्टा लिखा हुआ है बेटा, 4 फिनोटाइप थे, 16 जीनोटाइप थे, तो ये भी गलत है। There is single individual which is homozygous recessive for both the characters। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये एक इंडिविजुअल था जो कि होमोजाइगस रिसेसिव था दोनों के लिए, जो कि क्या कहते हैं आपके पास, येलो और रिंकल था, है ना? दोनों के लिए रिसेसिव था। तो वो येलो और सॉरी रिंकल्ड और ग्रीन था, दोनों के लिए रिसेसिव था, तो वो आपके पास रिंकल्ड और ग्रीन था। तो आंसर तो मुझे मिल गया। लास्ट ऑप्शन रीड करो। इट इज नॉट पॉसिबल टू फोरकास्ट डिफरेंट फिनोटाइप। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही बता सकती हूँ कि फिनोटाइप्स कौन कौन से बनेंगे क्योंकि मेरे पास पुनेट स्क्वायर है। तो आंसर क्या होगा? सी। और सी के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे सी। ठीक है, आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 75। अगर मैं को डोमिनेंस की बात करती हूँ तो F1 जनरेशन के पास किसका ट्रेट होगा? को डोमिनेंस मतलब दोनों पेरेंट जैसा, लाइक बोथ द पेरेंट्स। इनकम्प्लीट होता तो नाइदर द पेरेंट, है ना? तो ये मैंने आपको कीवर्ड पहले भी बताया है कि को डोमिनेंस मतलब दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 76। इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज शोन इन द बिलो गिवन क्रॉस। देखो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल मैन बताया, एक्स वाई टाइप का होता है, कैरियर विमेन है ये भी आपको बता दिया, और एक नॉर्मल जीनोटाइप आपको बता दिया। बेटा अगर एक बार ये जीन आने से इस फीमेल को डिसऑर्डर नहीं है, वो कैरियर है, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। आपको क्रॉस नहीं देखना, आपसे तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं ना कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है ना? तो ऑटोजोमल तो है नहीं क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक्स पर है आपका जीन। दूसरा आपसे पूछ रहे हैं कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर डोमिनेंट होता बेटा तो एक अलील से भी इस विमेन को डिसऑर्डर होता, पर उसको डिसऑर्डर नहीं है, वो कैरियर है, इसका मतलब ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। इससे सिंपल क्वेश्चन शायद नहीं हो सकता था, रिसेसिव डिसऑर्डर है। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77 रिगार्डिंग ABO ब्लड ग्रुप। इफ वन पेरेंट इज होमोजाइगस फॉर O ब्लड ग्रुप, एक पेरेंट आपको बता दिया कि इट इज होमोजाइगस फॉर O ब्लड ग्रुप, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और दूसरा हेट्रोजाइगस है A ब्लड ग्रुप के लिए, यानी दूसरे का जीनोटाइप है O। बता दिया क्योंकि A जो है वो होमोजाइगस से भी बन सकता है, हेट्रोजाइगस से भी बन सकता है। आपको बता दिया हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस मतलब IA IO। तो दोनों पेरेंट्स आपको समझ में आ गए, कोई भी मेल हो कोई भी फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आ गए। आपसे क्या पूछ रहे हैं? इनके किसी भी एक चाइल्ड का ओ ब्लड ग्रुप होने का कितना चांस है? पहले मुझे बताओ, ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो एक पेरेंट ओ ब्लड ग्रुप वाला है उसके तो दोनों गैमेट्स में IO होगा, और जो पेरेंट ए ब्लड ग्रुप वाला है वो दो तरीके के गैमेट्स बनाएगा, IA टाइप के और IO टाइप के। अब जब जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो IA IO टाइप का चाइल्ड बनेगा, और इनके बीच में क्रॉस होगा तो IO टाइप का चाइल्ड बनेगा। तो जो इनके चाइल्ड होंगे उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। ओ होने का चांस कितना है? 50%। 50% चांस है कि ओ ब्लड ग्रुप आए। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? बी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 78। Which one of the following correctly represent the nature of blood in the ABO system of blood group pertaining to the presence of antigen and antibodies? तो क्या कैरेक्टरिस्टिक सही दिया, या बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हो, तो ये दोनों चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान के पास एंटीबॉडी ए होती है, एंटीजन बी होता है? नहीं, ब्लड ग्रुप ए वाले के पास ए एंटीजन होता है। ब्लड ग्रुप बी वाले के पास बी एंटीजन होता है, ए के लिए एंटीबॉडी होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास दोनों एंटीबॉडीज होती है? नहीं, दोनों एंटीजन होते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई एंटीजन नहीं होता और कोई एंटीबॉडी नहीं होती।
ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई एंटीजन नहीं होता पर दोनों एंटीबॉडीज होती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? बी। तो यहां पर हम लिख देंगे ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 79। आपको सिकल सेल अनीमिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है? नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ सकता है अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगोस हो तो बिल्कुल, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। दोनों पेरेंट्स अगर कैपिटल ए स्मॉल ए टाइप के हैं तो स्मॉल ए होने से बच्चे में डिसऑर्डर आ सकता है। ये सेंटेंस ठीक है। ये डिसीज एचबीएस जीन रेगुलेट करता है? नहीं, एचबीएस जीन ओनली रेगुलेट नहीं करता, एचबीएस और एचबीए दोनों रेगुलेट करते हैं। ओनली की वजह से गलत हो गया ये, है ना। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? बी, और यहां पर हम लिख देंगे बेटा बी। ठीक है बच्चे, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80। ड्रोसोफिला की बात हो रही है। ड्रोसोफिला में आपको बोला है कि एक्स एक्स वाई उनके अंदर फीमेल रिप्रेजेंट करती है, पर ह्यूमन के अंदर अगर एक्स एक्स वाई होता तो एक अबनॉर्मल मेल मेल बनता। ये आपको किसके बारे में बता रहा है? ये आपको किसके बारे में बता रहा है? वाई क्रोमोसोम इज असेंशियल फॉर मेल सेक्स इन ह्यूमन। सही बात है, क्योंकि वाई आते ही मेल बन गया ह्यूमन में, लेकिन डबल एक्स होने की वजह से वो हमारे अंदर डिसऑर्डर है। ड्रोसोफिला के अंदर ये डिसऑर्डर नहीं है, बिकॉज ड्रोसोफिला में बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उनके अंदर आप रेशियो निकालते हो ऑटोसोमल ओवर सेक्स क्रोमोसोम्स का, और उस रेशियो से आप डिटरमाइन करते हो कि मेल बनेगी या फीमेल। ह्यूमन के लिए वाई क्रोमोसोम जरूरी है मेल बनने के लिए। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है बच्चे। वाई क्रोमोसोम इज असेंशियल फॉर फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ऐसा तो नहीं है। ड्रोसोफिला में भी वाई से मेल बनता है, पर वहां एक रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। वाई क्रोमोसोम इज नॉट असेंशियल फॉर मेल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ऐसा नहीं है। हम ह्यूमंस में मेल बनाने के लिए वाई क्रोमोसोम होना बहुत जरूरी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा? सॉरी, करेक्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा कि वाई क्रोमोसोम मेल बनाने के लिए ह्यूमंस में जरूरी होता है। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? ए। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। एक तंबाकू का प्लांट है, टबैको प्लांट है, और वो हेट्रोजाइगस है एल्बिनिज्म के लिए। एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी क्वेश्चन ने बता दिया। वो प्लांट हेट्रोजाइगोट था। हेट्रोजाइगोट मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए था तंबाकू प्लांट। उसने सेल्फ पॉलिनेट किया, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए। आप F1 का क्रॉस मान सकते हो। जनरेशन कौन सी आई होगी? F2। कितने सीड्स बने हैं? 1200। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको 1200 सीड्स मिले हैं जिनको आपने आगे जर्मिनेट किया। इनमें से कितने सीडलिंग्स का पेरेंटल जीनोटाइप होगा? यानी ये जो 1200 सीड्स हैं, इनमें से कितने ए टाइप के होंगे? बेटा ये नॉर्मल मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 में आप जानते हो कि आपको होमोजाइगस डोमिनेंट, आपको हेट्रोजाइगस और आपको होमोजाइगस रिसेसिव मिलता है इन द रेशियो 1:2:1। आपसे पूछा है कि आपको कितने सीडलिंग पेरेंट जैसे मिलेंगे। पेरेंट खुद कैसा है? हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कितने होते हैं आप जानते हो? 2/4, जिसे आप 1/2 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मुझे 1/2 जो है 50% हेट्रोजाइगोस मिलेंगे। टोटल मेरे पास कितने हैं? 1200। 1200 का हाफ मैं करूंगी तो 600, यानी मेरे पास 600 सीड्स ऐसे होंगे जो पेरेंटल होंगे। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? बी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो आपको डेफिनेटली और प्रैक्टिस की जरूरत है। इनमें तो नहीं होनी चाहिए। ये मेंडल के नॉर्मल मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82। मल्टीपल एलील की बात करें। क्या मल्टीपल अलील सेम क्रोमोसोम पे और अलग अलग लोकस पे होते हैं? जी नहीं। मल्टीपल अलील दो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकस पर होते हैं, पर हाँ मल्टीपल ऑप्शन प्रेजेंट है। क्या ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे होते हैं? ओके, एट द सेम लोकस ऑन वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम। वन टाइप मतलब दोनों होमोलोगस हैं, उनके अंदर सेम लोकेशन पर प्रेजेंट है। आंसर होना चाहिए क्या? सी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? सी। सी लिख दें यहाँ पे। बढ़िया, आगे देखो जरा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 83। डाउन सिंड्रोम की बात हो रही है। उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एन अफेक्टेड मदर एंड अ नॉर्मल फादर? अफेक्टेड मदर एंड अ नॉर्मल फादर। तो बेटा क्रॉस बनाकर देखते हैं। मदर अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है, इसका मतलब अगर ये जो मदर है इसके पास 21 क्रोमोसोम्स, 21 नंबर का क्रोमोसोम 2 कॉपी होनी चाहिए थी, पर 3 कॉपी है ना। उसके पास 3 कॉपी है। अब ये मदर आगे जब गैमेट बनाएगी तो एक बार इसके पास गैमेट बनेंगे जिनके अंदर वो एक्स्ट्रा कॉपी होगी, जिनके अंदर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी होगी, यानी उसके पास 23 नहीं 24 क्रोमोसोम्स होंगे, है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 24 क्रोमोसोम होंगे। और दूसरा गैमेट एकदम नॉर्मल होगा, उसमें 23 ही क्रोमोसोम।
फादर की बात करें तो फादर तो अफेक्टेड है ही नहीं, फादर तो नॉर्मल है। तो उनके अंदर जो 2 तरीके के गैमेट बनेंगे, दोनों में 23 और 23 क्रोमोसोम होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फादर के सारे गैमेट नॉर्मल है, 23 टाइप के हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग में ये बीमारी आएगी? तो बेटा डिपेंड करता है मदर पे, डिपेंड करता है मदर पे। अगर मदर का ये वाला गैमेट जाकर फ्यूजन करेगा तो नॉर्मल चाइल्ड बनेगा, तो नॉर्मल चाइल्ड बनेगा। लेकिन अगर ये वाला गैमेट आ गया फ्यूजन करने, तो फिर से 21st ट्राइसोमी होगी और मुझे डाउन सिंड्रोम दिखाई दे। तो दोनों गैमेट बनने के चांसेस इक्वल इक्वल है, 50-50% है। तो ऑफस्प्रिंग में बीमारी आने के चांसेस भी बेटा 50% है, क्योंकि मदर अभी भी डिसऑर्डर वाला गैमेट बना सकती है। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? 50%। यहां पर हम लिख देंगे ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द वन इन विच, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या? आप एक पौधा ले रहे हैं? नहीं। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं उसके जेनेटिक रिजल्ट के लिए? जी हाँ। हाइब्रिड को होमोजाइगस से क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा टेस्ट क्रॉस में होता है। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? बी। ये तो बहुत सिंपल है, मोनोहाइब्रिड में हम क्या करते हैं, हम एक टाइम पे सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, आंसर होगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर पोस्ट्यूलेटेड बाय मेंडल, मेंडल ने हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। प्रेजेंस ऑफ टू जीन्स फॉर ईच कैरेक्टर इन अ सोमैटिक सेल, मतलब एक सेल में एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन है, ऐसा वो नहीं कहते थे। जीन एक है, वो अलील सेग्रीगेट हो जाते हैं, ऐसा बताते थे। गैमेट रिसीविंग ओनली वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, ये उन्होंने बताया था कि गैमेट बनाते टाइम क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं और एक गैमेट में एक ही क्रोमोसोम होता है, ये बात उन्होंने हमें बताई थी। सेम क्रोमोसोम पे दोनों जीन है, ऐसा भी नहीं बताया था, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सीधा सीधा बात ही सेग्रीगेशन की करता है ना, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। जेनेटिक्स में जो ये टेस्ट प्रोसेस का क्या मतलब होता है? देखो पूछने के तरीके अलग अलग है, टेस्ट प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है और हर वेराइटी आपको यहाँ पर देखने को मिली होगी इस प्रैक्टिस सेट में। टेस्ट क्रॉस में F1 इंडिविजुअल को आप होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करते हो, सारे सेम मिलते हैं तो आपका जो F1 है वो एक होमोजाइगस होगा। अगर 50-50 मिलते हैं तो वो हेट्रोजाइगस होगा। करते क्या है हम? F1 को ईदर ऑफ द टू पेरेंट नहीं, अनदर F1 नहीं, F2 नहीं, होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करते। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? ए। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉस, आपको पेरेंट्स बता दिए, आपको जीनोटाइप बता दिया, इनकी क्रॉसिंग करनी है। आपको ये बताना है कि कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग होंगे विच आर हेट्रोजाइगस फॉर ऑल जीन सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली। बेटा क्वेश्चन ने आपका काम आसान कर दिया, उसने कहा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, कोई लिंकेज का टेंशन मत लो, सारे के सारे ये कैपिटल ए वाला मतलब ए जीन अलग सेग्रीगेट हो सकता है, बी जीन अलग सेग्रीगेट हो सकता है और सी जीन अलग सेग्रीगेट हो सकता है। अब कितने चांसेस हैं कि इसके ऑफस्प्रिंग में मुझे सारे के सारे हेट्रोजाइगस मिलेंगे? तो बेटा आप क्या करिए, सबको अलग अलग ले लीजिए। जैसे कैपिटल ए और कैपिटल ए वाला क्रॉस अलग ले लो, बी वाला क्रॉस अलग ले लो और सी वाला क्रॉस अलग ले लो, जो भी क्वेश्चंस में आपको दे रखा है। अगर मैं इस क्रॉस की बात करूं तो देयर इज अ 50% चांस कि कैपिटल ए बने और 50% चांस कि कैपिटल ए स्मॉल ए बने। मैं ये क्रॉस लूं तब भी 50% चांस कि मुझे दोनों होमोजाइगस मिलेंगे और 50% की हेट्रोजाइगस मिलेंगे। मैं ये क्रॉस ले लूं तो भी 50% चांस कि दोनों होमोजाइगस मिलेंगे और 50% चांस की हेट्रोजाइगस मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेट्रोजाइगस का कितना चांस है? तो 1/2 इधर है, 1/2 इधर है, 1/2 इधर है, सबका 1/2 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/8 और वही हमारा आंसर है। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/8। आपको समझ में आया? आई होप ये डाउट ना रहे, बहुत इजी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88। हाउ वुड यू टेस्ट अ पी प्लांट वेदर इट इज प्योर और हाइब्रिड फॉर टॉलनेस, यानी आपको दिख रहा है कि वो टॉल है पर आपको जीनोटाइप का पता लगाना है। जब आपको जीनोटाइप का पता लगाना होता है कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, आप टेस्ट क्रॉस करते हैं। आप उस प्योर प्लांट को उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट के साथ आप उसको एक बार क्रॉस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाए। अगर सारे टॉल बने मतलब आपका जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है, वो प्योर है। और अगर टॉल और ड्वार्फ इक्वली बने तो वो हाइब्रिड है। तो देखो टेस्ट क्रॉस के पूछने के तरीके कितने सारे हैं, एक और तरीका आपने यहाँ पर देख लिया, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। बोलते हैं गैमेट प्योर है, क्यों बोलते हैं ऐसा? गैमेट हैव ओनली वन ऑफ द टू अलील्स ऑफ ईच कैरेक्टर, क्योंकि गैमेट बनाते टाइम क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर जाएगा तो एक एक अलील जाएगा, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है।
गैमेट्स कैन नॉट बी कंटामिनेटेड। बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहीं भी नहीं कह रहा था कि गैमेट को कोई इन्फेक्शन हो रहा है या कंटामिनेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो बोथ ए एंड बी होगा नहीं। गैमेट अलग अलग सेल में होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर मेरे पास हो जाएगा ए। आंसर मेरे पास हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 90। Mendel was successful in formulating the laws of inheritance whereas his predecessors were not. मेंडल ने ऐसा क्या खास किया कि उनसे पहले वाले साइंटिस्ट को ये सारे लॉज नहीं मिले पर उन्हें मिल गए। वो एक बार में क्लियर कट एक कैरेक्टर पढ़ते थे, ये उनकी खासियत थी। एक कैरेक्टर पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, ठीक है। द कैरेक्टर स्टडीड बाय हिम वर प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम। क्या जो कैरेक्टर उन्होंने पढ़े वो कुछ अलग क्रोमोसोम पर थे? नहीं। पर हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी वो दो कैरेक्टर लेते थे वो दो अलग अलग क्रोमोसोम पे होते थे। ये बात मानने वाली है। अच्छा, राइट चॉइस ऑफ मटेरियल टू केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। किया तो इन्होंने सब कुछ ही बेटा, ये सारी चीजें मेंडल ने करी, बट ये सारी चीजें तो बाकी साइंटिस्ट ने भी करी। उनके अंदर खास बात बस ये थी कि वो एक बार में ना एक चीज स्टडी करते थे, एक बार में एक चीज स्टडी करते थे तो वो कैरेक्टर बना पाए, है ना। तो वो चीज थी जिसने उनके एक्सपेरिमेंट को बहुत सिंपल कर दिया था। एक बार में एक कैरेक्टर स्टडी करना है जिसकी वजह से वो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस दे पाए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे पाए, है ना। और हाँ एक और उनको फायदा मिला था कि उन्होंने जो कैरेक्टर स्टडी की उनमें लिंकेज नहीं थी, उनको लिंकेज नहीं मिली, चाहे सेम क्रोमोसोम था या नहीं था, पर उनको लिंकेज नहीं मिली। मैं ये नहीं कह सकती कि सारे के सारे सेपरेट क्रोमोसोम पे थे, बिकॉज 1457 चार क्रोमोसोम पे 7 कैरेक्टर थे, तो सारे सेपरेट क्रोमोसोम पे नहीं थे, इसलिए बी ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। बाकी सारी चीजें तो हर कोई कर रहा था, इनकी बात बस इतनी थी कि इनको प्योर प्लांट से एक कैरेक्टर को स्टडी करने की टेक्निक समझ में आई, है ना। तो आंसर क्या होगा हमारे पास ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ड्रोसोफिला में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, ये बात मैंने आपको बताई है। एक्स क्रोमोसोम ओवर ऑटोसोम का रेशियो लिया जाता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, बट ड्रोसोफिला के बारे में इतना याद रखो, इतना पता होना चाहिए। तो इनके अंदर वैसे मेल जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी ह्यूमन जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, पर इनके अंदर एक्स ओवर ऑटोसोम का रेशियो हमें एग्जैक्ट डेटा बताता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग इन अ प्लांट शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जिबिट व्हाट। F2 जनरेशन की अगर मैं बात करूं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेटा जीनोटाइप फिनोटाइप सेम होता है, 1:2:1, एकदम सेम होता है, 1:2:1। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, डी। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी राउंड सीड शेप was dominant over wrinkled seeds। ये बात हमें पता है, राउंड डोमिनेंट था, है ना। येलो कॉटलिडन was dominant over ग्रीन कॉटलिडन, जो येलो कलर था वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट था। एक्सपेक्टेड फिनोटाइप क्या होगा F2 जनरेशन में, अगर क्रॉस ये है तो क्रॉस आपको बता दिया कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और इधर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही तो F1 क्रॉस था, यही तो F1 का क्रॉस है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और आपसे F2 जनरेशन पूछ रहे हैं, आपसे ऑलरेडी F2 जनरेशन पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं, एक्सपेक्टेड फिनोटाइप क्या होगा F2 जनरेशन का। तो F2 जनरेशन अगर आपको याद हो तो आपको 4 अलग अलग तरीके के फिनोटाइप मिले थे मेंडल के इस क्रॉस में। नंबर 1 था राउंड शेप और येलो सीड्स, ना। नंबर 2 था राउंड के साथ ग्रीन कलर के सीड्स, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर था। नंबर 3 था रिंकल्ड, है ना, रिंकल्ड के साथ लेकिन येलो कलर के सीड्स। और नंबर 4 था कि रिंकल्ड के साथ साथ ग्रीन सीड्स। तो ये 4 तरीके के फिनोटाइप आपको मिले थे। ओनली रिंकल्ड ग्रीन नहीं कभी था, ओनली रिंकल्ड एंड बोथ येलो, ये ओनली चीज गड़बड़ करती है ना, ओनली तो था ही नहीं, 4 अलग अलग तरीके के फिनोटाइप मिले थे। तो राउंड के साथ येलो मिले थे, रिंकल्ड के साथ ग्रीन मिले थे, और सिर्फ इतना नहीं और भी मिले थे, और भी मिले थे, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी। यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अ मैन हैज एनलार्ज्ड ब्रेस्ट्स, sparse hair on the body and sex chromosome formula XXY। XXY के बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेल था और डबल एक्स था, कौन सा सिंड्रोम हो गया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया। पहले भी हम देख चुके हैं, बनता मेल है पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीमेल वाले होते हैं। आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, डी। आगे देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 95। एक जीन को आप डोमिनेंट कब कहते हो, व्हेन इट एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट इन होमोजाइगस स्टेट, नहीं। ओनली होमोजाइगस नहीं, ओनली हेट्रोजाइगस नहीं। अगर वो डोमिनेंट है तो चाहे होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे कैपिटल टी हो चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, वो टॉल ही बनेगा। तो डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो अपने आप को दोनों कंडीशन में अफेक्ट, दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96। टू ऑर्गेनिज्म्स
दैट आर ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग है बता दिया आपको, फॉर अ सर्टेन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, उनकी आपने मेटिंग करवाई, उनके ऑफस्प्रिंग को आपने एनालाइज किया, इस सिचुएशन के बारे में करेक्ट बात क्या है, ये बात आपको बतानी है। दोनों ट्रू ब्रीडिंग है। ट्रू ब्रीडिंग मतलब अगर ये कैपिटल टी कैपिटल है, दूसरा स्मॉल टी, अलील सेम है, होमोजाइगस है, ट्रू ब्रीडिंग है, ठीक है। अच्छा, मीटिंग करवाकर आपको क्या पता चलेगा, क्या दोनों पेरेंट्स होमोजाइगोट्स हैं? बिल्कुल है। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि वो होमोजाइगस है। उनके ऑफस्प्रिंग्स या तो सारे के सारे होमोजाइगोट्स बनेंगे या सारे के सारे हेट्रोजाइगोट्स। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? उन्होंने आपको बोला कि पेरेंट होमोजाइगस है, ये नहीं बताया ना कि टॉल के लिए होमोजाइगस है या ड्वार्फ के लिए होमोजाइगस है। अगर ये दोनों एक टॉल एक ड्वार्फ होते तो सारे के सारे F1 वाले कैसे बनते? हेट्रोजाइगोट। अगर सोचो ये दोनों ही टॉल के लिए ट्रू ब्रीडिंग होते तो यहाँ आपको मेल और फीमेल, एक टॉल एक ड्वार्फ मिला। क्वेश्चन ने आपको कहीं नहीं कहा कि एक टॉल और एक ड्वार्फ है। हो सकता है दोनों टॉल होते तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग आपको होमोजाइगोट मिलते, तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, सही बात है। ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंटेड द F1 generation and gametes produced by the offspring will carry only one allele for this gene। जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो क्या F1 जनरेशन को रिप्रेजेंट करे? जी हाँ। और जो गैमेट आगे इस ऑफस्प्रिंग से बनेंगे उसमें कोई एक ही अलील जाएगा। जी हाँ, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगता है। तो सारे ही स्टेटमेंट मेरे पास बिल्कुल ठीक है। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? डी। लिख लें यहाँ पे, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? डी। हम बिल्कुल एंड की तरफ आ रहे हैं। आई होप आप लोगों ने काफी सारा अच्छा स्कोर किया हो। आगे देखो 97, व्हाई इज द अलील फॉर रिंकल्ड सीड शेप इन गार्डन पी कंसिडर्ड रिसेसिव? रिंकल्ड को क्यों मान लिया रिसेसिव? हवा में तो नहीं माना, इसलिए माना होगा रिसेसिव क्योंकि वो हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं हो रहा होगा, है ना, राउंड एक्सप्रेस हो रहा होगा। इट रिसीड्स इन द F2 जनरेशन व्हेन होमोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड। अच्छा, आगे देखते हैं। ट्रेट एसोसिएटेड विद द अलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस। जब भी मैंने हेट्रोजाइगोट्स देखे, यानी रिंकल्ड मुझे पता है, कैपिटल आर स्मॉल आर मैंने जब भी देखा तो वो राउंड ही बना, कभी रिंकल्ड नहीं बना। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में स्मॉल आर अपने आप को जब एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो उससे मैंने इस बात को डिटरमाइन किया कि जो रिंकल्ड होना है वो एक रिसेसिव ट्रेट होगा। ये करेक्ट बात होती है, ठीक है, ये करेक्ट बात होती है। लोअर फिटनेस या लेस कॉमन जैसा कुछ भी नहीं होता। लोअर फिटनेस या लेस कॉमन जैसा कुछ भी नहीं होता। आंसर यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? बी। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 98, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास होपर, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में सेम होता है, XXXY टाइप का होता है, मतलब मेल हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। ग्रास होपर अगर आपको याद हो तो वो XXXO टाइप का होता है। मैंने बताया था आपको मेल हेट्रोगैमेटी है, बट ग्रास होपर, बग्स और कॉकरोचेस XO टाइप होता है। आपको बोल रहे हैं इन सब में सिमिलैरिटी क्या है? इन दोनों में सिमिलैरिटी एक ही है कि दोनों में मेल हेट्रोजाइगस है, फीमेल होमोजाइगस है। ये कंडीशन जरूर है। मेल इन दोनों कंडीशन में कैसा है? हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अच्छा देखो, ऑप्शन रीड करो। क्या इनमें फीमेल हेमीजाइगस है? वो सिर्फ ह्यूमन में होती है। मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव टू एक्स क्रोमोसोम। मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, फीमेल हैव टू, ऐसा सिर्फ ग्रास होपर में है। ह्यूमन और ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं है। वैसे हाँ, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा वाई है, और फीमेल के पास दो एक्स है। अच्छा ठीक है, सही बात है, दोनों कंडीशन में ऐसा है। यहाँ पर भी मेल के पास एक एक्स है, यहाँ पर भी मेल के पास एक एक्स है, दूसरा एक्स है नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। ऑल मेल्स हैव ओनली वन वाई क्रोमोसोम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रेशियो ऑफ ऑटोसोम टू सेक्स क्रोमोसोम इज सेम इन ऑल थ्री स्पीशीज, ऑटोसोम की तो बात ही नहीं हुई है। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? बी। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? बी, कि दोनों कंडीशन में मेल जो है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है, दो नहीं। आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99, मेंडल्स रूल डू नॉट करेक्टली प्रेडिक्ट पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉर टाइटली लिंक्ड जीन्स। जहां लिंकेज आया वहां मेंडल फेल हो गए। और द इनहेरिटेंस ऑफ अलील्स दैट शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एपिस्टासिस। जब भी ये कंडीशंस मिली, ये भी एक्सेप्शन होती है बेटा मेंडल की, मेंडल इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसका क्या मतलब है? क्या मेंडल के सारे हाइपोथेसिस गलत थे, इनकरेक्ट थे? क्या इसका मतलब ये है? नहीं, ये मेंडल के एक्सेप्शन है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मेंडल के हाइपोथेसिस गलत थे। तो पहली बात तो यस वाले ऑप्शन को हटाओ। डज दैट मीन्स दैट हिज हाइपोथेसिस आर इनकरेक्ट? नो, हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि मेंडल गलत थे या मेंडल के हाइपोथेसिस गलत थे। इसका बस मतलब ये है, नो, बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ मियोसिस और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नो, इट जस्ट मीन्स दैट इज हाइपोथेसिस आर लिमिटेड टू सर्टेन कंडीशन। इससे उनके हाइपोथेसिस गलत नहीं होते, बस ये बात साबित होती है कि उनके हाइपोथेसिस कभी कभी लागू होते हैं, कभी नहीं होते, लिंकेज पर लागू नहीं होते, उतनी सी बात। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। वो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन मेरे पास है, आंसर होगा डी।
आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 100। Hemophilia is mentioned as a trait carried by mother and passed to her sons because hemophilia X-linked recessive disorder होता है, तो मदर अपने बेटे को देगी। What is the pattern of inheritance for this trait? तो ये तो मैं जानती हूँ। हीमोफीलिया ऑटोजोमल होता है? नहीं। वाई क्रोमोसोम पर होता है? नहीं। एक्स क्रोमोसोम पर होता है? जी हाँ, एक्स क्रोमोसोम पर होता है और रिसेसिव है। हीमोफीलिया इज एन अलील कैरिड ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड कैन बी डायरेक्टली इनहेरिटेड बाय द सन फ्रॉम द फादर और द मदर। फादर से नहीं मिलेगा बेटा, फादर तो सन को वाई क्रोमोसोम देगा ना, फादर से नहीं मिल रहा, मदर से मिल रहा है, तो ये तो गलत है। Hemophilia is carried on X chromosome and can only be inherited by the son if mother is a carrier। मदर के पास कैरियर होगी, मदर कैरियर होगी, यानी मदर के पास कोई एक हीमोफीलिया वाला जीन होगा, तभी वो अपने सन को ये एक्स क्रोमोसोम देगी और सन के अंदर डिसऑर्डर आ पाए। अब जिसको भी लग रहा है कि कैरियर ही क्यों बोला, हीमोफीलिया की क्यों नहीं बोला, बिकॉज ये फेटल डिसीज होती है। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम के पास एच वाला जीन होता तो फीमेल लिविंग ही नहीं होती बेटा, इसीलिए कैरियर बोला। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे? आंसर हमारे पास आ रहा है डी। आंसर हमारे पास आ रहा है डी। और यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आप लोगों को सॉल्व करने में मजा आया हो, आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सही सॉल्व किए हो ताकि आपको और कॉन्फिडेंस मिला हो। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत सारे अप्रोच मैंने आपको सिखाए। मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी ट्रैक रहेगा कि आप लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, है ना। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, चैनल पर बने रहो, चैप्टर पढ़ो, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और हम मिलेंगे अगले चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।